गांव वालों की बातों में सच्चाई थी और सिद्धार्थ ने कभी इससे इनकार नहीं किया था। उन लोगों के बीच आपस की बहस का कोई मतलब नहीं था। तुम लोगों को यह समझना होगा कि सिद्धार्थ एक ऐसा लड़का है जो अभी तक उस हवेली के शैतान की दी हुई 5 पहेलियों को पूरा कर चुका है। अगर ऐसा होता रहे तो एक दिन वो शैतान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। उसके खत्म होते ही इस गांव को भूतों से आजादी मिल जाएगी। यहाँ के सारे भूत उस शैतान की ही गुलामी किया करते हैं। तुम सभी लोग ये बात अच्छी तरह से समझ भी चुके हो, फिर भी न जाने क्यों तुम सिद्धार्थ का साथ नहीं देना चाहते। यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसने उन भूतों की वजह से दुख या तकलीफ ना सही हो। तुम उसकी मदद ना करो ना सही, लेकिन अब बहुत हो चुका। तुम उसकी परेशानियों को और बढ़ाना बंद करो, बूढ़े बाबा ने गांव वालों से कहा। गांव वाले बूढ़े बाबा की बात को मानकर बिना ज्यादा बहस किए वहां से चले गए। लेकिन जाते वक्त भी उन सभी के बीच अमर सिंह और रूपा की कहानी ही चर्चा का विषय बनी रही। सिद्धार्थ अपना टूल बैग साथ लेकर गौरी की तलाश करने के लिए गांव की पगडंडियों से होते हुए बाहर निकल गया। हालांकि वो ये जानता था कि गौरी को हवेली में ही कैद करके रखा गया होगा, लेकिन फिर भी वो गांव के बाकी हिस्सों से होते हुए वहां पहुंचना चाहता था। उसने सोचा कि अगर उसे गांव के बाहर ही कहीं गौरी मिल जाए तो उसे हवेली की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा। वो पास के खेतों में ही उसको ढूंढने लगा, क्योंकि सिद्धार्थ को लगा कि शायद गौरी मन की शांति के लिए वहीं कहीं टहलने गई होगी। हालांकि वो ये जानता था कि गौरी को हवेली में ही कैद करके रखा गया होगा, लेकिन वो फिर भी गांव के बाकी हिस्सों से होते हुए वहां पहुंचना चाहता था। तेज हवा के झोंके गौरी के रेशमी बालों को उड़ा रहे थे। सिद्धार्थ को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो यूं ही गौरी को ढूंढने जाएगा और वहां उसे वो आते हुए मिल जाएगी। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा कि जिस लड़की से इतना प्यार करता हो और खुलकर आज तक इजहार न कर पाया हो, और इस तरह वो उसे अकेली मिल जाए तो भी वो उसे कुछ न कह सके। लेकिन सिद्धार्थ तो हमेशा से ही ब्रेव बट शाय नेचर बॉय था। खैर जो भी हो, वो गौरी को सामने से आता देखकर खुश हो गया था। लड्डू तो दोनों के ही मन में फूट रहे थे। गांव की आए दिन नई परेशानियों में घिरी जिंदगी और सिद्धार्थ के पेरेंट्स को ढूंढने की टेंशन को लेकर उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे मौत भी ऐसी जिंदगी से बेहतर होती है। इससे पहले कि गौरी सिद्धार्थ के पास आती, अचानक से वहां का माहौल और भी ज्यादा रोमांटिक हो गया। बारिश की बहुत तेज बौछार पड़ने लगी और उसके साथ ही ऐसा लगने लगा जैसे हवा कोई गीत गा रही है। सिद्धार्थ तो पहले से ही गौरी को अपना दिल दे बैठा था। वीरान गढ़ के उस खौफनाक और बदरंग माहौल में जब से सिद्धार्थ ने गौरी को देखा था, उसे जिंदगी एक बार फिर खूबसूरत लगने लगी थी। दोपहर के थोड़े पहले का वक्त, जब सिद्धार्थ और गौरी दोनों बारिश में भीगते हुए एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बारिश दोनों के दिल में आग लगा रही थी। गौरी ने सिद्धार्थ से अपने प्यार का इजहार कभी भी खुलकर नहीं किया था, लेकिन जिस तरह से वो हमेशा सिद्धार्थ के लिए अपनी जान पर खेल जाया करती थी, ये प्यार नहीं तो और क्या था। सिद्धार्थ के बिल्कुल नजदीक पहुंचने से पहले गौरी पूरी तरह बारिश में भीग चुकी थी। उसके भीगे हुए गोरे गालों से पानी टपकते हुए उसके लाल होंठों तक पहुंच रहा था। सिद्धार्थ जो पूरी तरह भीग चुका था, व्हाइट शर्ट और ब्लू जींस पहना हुआ था, जो अब भी बारिश से ट्रांसपेरेंट हो गया था, और उसकी रिप्ड फिजिक उसके ट्रांसपेरेंट शर्ट से प्रॉपरली दिख रही थी, जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। भीगने के बाद पहले से और भी ज्यादा हैंडसम दिखाई दे रहा था। गौरी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है अंकल और हम सब लोग कितने परेशान हो गए थे। ऊपर से गांव वाले सुबह सुबह एक और मौत की खबर लेकर गेस्ट हाउस चले आए थे। तुम्हें पहले भी कहा है कि जाने से पहले हमें इन्फॉर्म कर दिया करो, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है। गौरी, तुम्हें ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए था। जब मैं उस हवेली में नहीं गया था तो तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत थी? हम लोग वहां वैसे भी नहीं जाने वाले थे। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अंकल को क्या जवाब देता? सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ ने गौरी से ये सारे सवाल जिस अंदाज में और जिस हक से पूछे थे, उससे तो साफ लग रहा था कि वो गौरी से एक पल की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गौरी सिद्धार्थ की आंखों में देखकर इस बात को पूरी तरह से समझ चुकी थी कि भले ही सिद्धार्थ अपनी जुबान से ये सारे सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही नजर आ रहा था। हाँ, सचमुच उसकी आंखों में कुछ और ही था। गौरी, गौरी और सिर्फ गौरी। वो तो टकटकी लगाकर बारिश में भीगती हुई खूबसूरत गौरी को देख रहा था। उसका मन गौरी को अपनी बाहों में समेट लेने के लिए बेचैन हो रहा था। मैं समझती हूँ सिद्धार्थ,
मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ दौड़े चले आओगे। इतने दिन हो गए हम दोनों को मिले, तुम्हें तो इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया है। हमारे नसीब का खेल भी तो देखो कि हमें मिला है भी तो वीरानगढ़ जैसी मनहूस जगह पर, गौरी ने कहा। गौरी सिद्धार्थ से इस वक्त इन सारी बातों की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। ऐसे खुशनुमा माहौल में भला एक खूबसूरत लड़की एक जवान लड़के से क्या भूत प्रेत और मौत की बात करना पसंद करेगी? गौरी की पलकें पानी की बूंदों से भीग चुकी थी। उसकी काली आंखें और काले बाल उसके गोरे चेहरे को इस बारिश के मौसम में और भी ज्यादा हसीन बना रहे थे। सिद्धार्थ ने लंबी गहरी सांस लेते हुए गौरी से कहा, सॉरी, मुझे इस वक्त ऐसी कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन ये गांव ही ऐसा है। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ और कह पाता, गौरी आगे बढ़ी और उसने अपनी उंगली सिद्धार्थ के होंठों पर रख दी। उन दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शरीर में अजीब सी हलचल होने लगी थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो लोग बारिश में पहली बार भीग रहे थे, लेकिन यह बारिश बहुत खास थी। हर किसी के दिल में यह ख्वाहिश होती है कि जिसे वो बेहद प्यार करता है, उसे वो इस तरह से भीगते हुए कहीं खुले आसमान के नीचे बिना किसी रोक टोक के मिल सके। थोड़ी ही देर में गौरी सिद्धार्थ की बाहों में सिमट गई। सिद्धार्थ भी अपने पर काबू नहीं रख पाया और उसने भी गौरी को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। बारिश की बूंदों के बीच दोनों जल रहे थे और वो दोनों पहली बार एक दूसरे से इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसों की गर्माहट और आवाज को भी महसूस कर पा रहे थे। इस वक्त सचमुच उनके दिल आपस में टकरा रहे थे। सिद्धार्थ, तुम इतनी ज्यादा क्यूट, इनोसेंट और शाय हो कि अगर आज भी मैंने ये सब कुछ नहीं किया होता तो शायद तुम तो हमेशा भूत प्रेतों में ही उलझे रहते। मैं जानती हूँ तुम भी बचपन से मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुमने आज तक कभी इजहार नहीं किया। लेकिन सिद्धार्थ, मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। आई रियली लव यू सो मच। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें न जाने कब यह एहसास होगा कि तुमने मुझे कितना सताया है, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ गौरी की बात को सुनकर खुद को और भी ज्यादा देर रोक नहीं पाया और उसने दोनों हाथों से गौरी के चेहरे को थाम लिया। पहले उसने गौरी के गालों से उसकी भीगी लटों को हटाया और फिर उसके सुर्ख लाल होठों को चूम लिया। दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। इस वक्त वहां जो कुछ भी हो रहा था उस पर सिद्धार्थ का बिल्कुल भी काबू नहीं था। दोनों ही यूं ही एक के बाद एक बारी बारी से एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद बारिश अचानक थम गई और धूप निकलते ही अगले ही पल मौसम ऐसा हो गया जैसे कभी बारिश हुई ना हो। सिद्धार्थ को अब तक जो गौरी की सांसों की खुशबू आ रही थी उसकी जगह एक अजीब सी स्मेल आने लगी और जब इस बात का एहसास सिद्धार्थ को हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही कुछ इतना खतरनाक हुआ कि सिद्धार्थ लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे गिर गया। वो खड़ा हुआ और वहां से कुछ कदम और पीछे बढ़ा। बारिश से भीगा हुआ सिद्धार्थ एक पल में पसीने से तरबतर हो गया। उसके दिमाग से प्यार का सुरूर अगले ही पल उतर गया। तो ऐसा क्या हुआ था सिद्धार्थ के साथ जिससे वो इतना घबरा गया? क्या उन दोनों से कोई बहुत बड़ी गलती हो गई थी? सिद्धार्थ को वो किस चीज की अजीब सी स्मेल आई थी और अचानक से बारिश के रुक जाने के पीछे क्या राज हो सकता था? इसके आगे क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ के साथ जो हुआ था उससे उसके होश उड़ गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिसे वो गौरी समझ रहा था दरअसल वो एक पिशाच था। सिद्धार्थ को इस बात को समझने में थोड़ा वक्त जरूर लगा था, लेकिन जिस तरह की स्मेल उसे आ रही थी उससे वो जल्दी समझ गया था कि उसके आसपास कोई मुर्दा था। जैसी स्मेल उसे गौरी को गले लगाने के बाद आई थी उसके बाद उसे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। लेकिन गौरी के लिए जो उसके दिल में मोहब्बत थी उसके हाथों वो मजबूर था। वो इस बात को सोच भी नहीं पाया था कि ये सब कुछ दरअसल शैतान की मर्जी से हुआ था। हालांकि वीरानगढ़ आने के बाद से ही मौत को गले लगाने का मतलब सिद्धार्थ को समझ आने लगा था, लेकिन यहाँ तो उसने खुशी खुशी मौत को अपने सीने से लगा लिया था। जिस गौरी को कुछ वक्त पहले वो अपनी जिंदगी समझकर गले लगाए हुए था, अगले ही पल वो गौरी
उसकी जान लेने पर आमदा हो गई थी। सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो पिशाच अपने असली रूप में आ गया। काले कपड़ों में लिपटा हुआ बदसूरत चेहरे वाला वो पिशाच, जिसके सामने के 2 नुकीले दांत थे, उसकी आंखों से खून रिस रहा था और वो सिद्धार्थ को देखकर लार टपका रहा था। सिद्धार्थ आने वाली हर एक मुसीबत के लिए ज्यादातर पहले ही कमर कसकर रख लिया करता था। उसे इन भूतों से निपटने के जितने भी उपाय पता चलते जा रहे थे, वो उसके कोडिंग अपने टूल बैग में चीजों को स्टोर करके रखने लगा था। उसके पास वो खंजर टूल बैग के साइड पॉकेट में रखा था, जिससे उसने प्रीतम का कत्ल किया था, और उसने उसे एक मुर्दे की राख में लपेट कर रखा हुआ था। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कर पाता, उस पिशाच का हाथ लंबा होने लगा और उसके खतरनाक नाखून सिद्धार्थ की गर्दन तक पहुंच चुके थे। उसने सिद्धार्थ के गले में अपने नाखून धंसाने शुरू कर दिए। सिद्धार्थ ने बिना वक्त गवाए उसके हाथों पर उस खंजर से हमला कर दिया। अगर वो कोई आम खंजर होता तो उस पिशाच पर उसका कोई असर न होता और वो सिद्धार्थ का पूरा खून पी गया होता। लेकिन मुर्दे की राख में बुझा हुआ ये खंजर ऐसी बुरी ताकतों से छुटकारा दिलाने की काबिलियत रखता था। सिद्धार्थ के एक वार से शैतान का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा था। सिद्धार्थ ने उसी जगह दोबारा वार किया और फिर एक बार और फिर एक बार। वो पिशाच खतरनाक आवाज में जोर से चिल्लाया। उसका बायां हाथ कटकर अलग हो चुका था। पिशाचों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए जिंदा लोगों के शरीर से खून पीने की जरूरत पड़ती है। उन्हें उनकी सारी एनर्जी उसी खून से मिलती है। इन पर रिसर्च करने वाले लोगों की माने तो ये पिशाच अक्सर मरने से पहले जो इनकी फैमिली हुआ करती थी, उनकी उसी फैमिली या फ्रेंड्स के आसपास ज्यादा मंडराया करते हैं। धीरे धीरे करके ये उन लोगों में से अपने पसंदीदा लोगों को एक एक करके शिकार बनाया करते हैं, जिससे उनकी अकाल मृत्यु हो जाया करती है। वे कफन पहनते हैं और उनके बारे में अक्सर कहा जाता था कि उसका चेहरा फूला हुआ, लाल या काला और बदसूरत होता है। रात के अंधेरे में या सुनसान गलियों में आमतौर पर लोग इनका शिकार बन जाया करते हैं। कई बार ये साफ तौर पर लोगों के सामने आकर उनका शिकार नहीं करते, बल्कि इन लोगों के सामने ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं जिससे किसी हादसे में उनकी मौत हो जाती है। बहरहाल अभी जिस पिशाच से सिद्धार्थ का सामना हो रहा था, वो किसी भी तरह से हार मानने को तैयार नहीं था। सिद्धार्थ अभी अभी अपनी प्रीवियस इंजरीज से जैसे तैसे ठीक होने की कगार पर था और एक बार फिर उस पर हमला हो गया था। तो क्या अब सिद्धार्थ हार मान लेने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो क्या इसका मतलब सिद्धार्थ आज इनके हाथों मारे जाने वाला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उन दोनों के बीच थोड़ी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को चोट पहुंचाने की कोशिश चलती रही, लेकिन नुकसान सिर्फ उस पिशाच को उठाना पड़ा। जब उन दोनों के बीच चल रही वो लड़ाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई तो सिद्धार्थ के देखते ही देखते वो पिशाच अचानक काले धुएं में तब्दील होकर वहां से गायब हो गया। वो वहां से गायब तो हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ को उसके वहां से चले जाने पर अभी भी यकीन नहीं था। सिद्धार्थ करीब 5-10 मिनट तक आसपास की झाड़ियों और ऊपर नीचे हर तरफ उसे ढूंढता रहा। जब उसे लगा कि अब उसे उस पिशाच से कोई खतरा नहीं रह गया तो वो हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। घबराहट के मारे सिद्धार्थ हाँफ रहा था। उन दोनों के बीच की लड़ाई लगभग 10 मिनट तक जारी रही थी। अगर ऐसा किसी आम इंसान के साथ हो गया होता तो जब उसे पता चलता कि उसने जिसे गले लगाया है वो एक खूबसूरत लड़की नहीं बल्कि एक पिशाच है, तो वो हार्ट अटैक से वहीं मर गया होता। हालांकि आज के जमाने के लोग इन सब बातों को ना मानने का दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन जिस दिन खुद पर ऐसा कुछ बीतता है तो साइंटिफिक थिंकिंग धरी की धरी रह जाती है। हम में से ज्यादातर लोग तो अंधेरे और वीरानों में जाने से भी डरते हैं। तो फिर सिद्धार्थ तो वीरानगढ़ में था। सचमुच सिद्धार्थ की बहादुरी की दाद देनी चाहिए थी। इसके बाद भी सिद्धार्थ रुका नहीं। वो अपने मन में ये ठान कर आया था कि गौरी को ढूंढने के लिए वो हवेली में जरूर जाएगा। मौत का सामना करना जैसे अब सिद्धार्थ की आदत में शामिल हो गया था। बस और 10 मिनट बाद वो हवेली के अंदर पहुंच गया। गौरी उसे हवेली में कहाँ मिलेगी इस बारे में तो उसे कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन वो इस बात को लेकर श्योर था कि गौरी मिलेगी वहीं। जब सिद्धार्थ हवेली में दाखिल हुआ तो दोपहर के 2 बज चुके थे। जहां बाहर कुछ देर पहले बारिश हुई थी, वहीं हवेली के अंदर उमस की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। बंद पड़ी उस हवेली में इधर उधर कबूतर उड़ रहे थे। सिद्धार्थ ने दूसरे कमरे में लगी हुई इस तस्वीर की तरफ देखा और ज्यादा अटेंशन दिए बिना कैद खाने और बाकी कमरों से गुजरते हुए छठे दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
सिद्धार्थ ने जब वहां पर गौर से देखा तो उस कम रोशनी वाले कमरे के कोने वाले टेबल पर अच्छी खासी रोशनी दिखाई दे रही थी। हाँ, लाइब्रेरी के उस कोने में वो लाइट्स और किसी ने नहीं बल्कि गौरी ने ही जलाए थे। सिद्धार्थ के वहां जाते ही कदमों की आहट सुनने के बाद गौरी टर्न हुई और भागकर सिद्धार्थ के गले लग गई। सिद्धार्थ, आई एम सॉरी, मैं बिना बताए यहाँ पर चली आई। दरअसल मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही थी। जब इस लाइब्रेरी में आकर भी हम किताबों को ठीक से नहीं पढ़ पाए तो मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो मैं यहाँ की किताबों को पढ़ना शुरू करके ही रहूंगी। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा, गौरी, मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले भी तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। तुम्हारी वजह से हम सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैसे भी मैं हमेशा तो तुम्हें अपने साथ लेकर आता ही हूं ना, तो फिर तुमने इस कदम को क्यों उठाया? सिद्धार्थ ने नाराजगी जताते हुए पूछा। सिद्धार्थ, समझने की कोशिश करो, इस लाइब्रेरी से हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। गांव के लोग तो एक पल में बदल जाते हैं। वो कभी कहते कि वो हमारी हेल्प करने वाले और अगले ही पल हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें बताकर यहाँ आना चाहती तो मुझे तुम्हें नींद से जगाना पड़ता, गौरी ने अपनी सफाई में कहा। उसने सिद्धार्थ को आगे बताया कि उसे वहां पर एक ऐसी किताब मिली है जिससे बुरी ताकतों का सामना करने में उन्हें आसानी होगी। गौरी ने यह भी बताया कि उस किताब में लिखे हुए एक मंत्र को पढ़ने के बाद उसे उस लाइब्रेरी में जो बेचैनी हो रही थी वो बंद हो गई। इतनी देर से वो लाइब्रेरी में बैठकर किताबें पढ़ रही थी और किसी भी शैतानी ताकत ने उस पर हमला नहीं किया था। उसने कहा कि वो ये तो नहीं जानती कि उसका फैसला सही था या गलत था, लेकिन वो सिद्धार्थ की मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इस पर सिद्धार्थ ने उसे बताया कि किस तरह से थोड़ी देर पहले एक पिशाच ने गौरी का रूप लेकर उसे मारने की कोशिश की थी। सिद्धार्थ की इस बात को सुनकर गौरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। हालांकि वो पिशाच वाली बात सुनकर वो थोड़ी घबरा गई थी, लेकिन अभी सिद्धार्थ सही सलामत उसके सामने खड़ा था। उसने हैरानी जाहिर करते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुमने क्या कहा? उस भूत ने तुम्हें प्रपोज किया था, वो भी गौरी बनकर? यह कहकर गौरी हंसने भी लगी। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ को सचमुच हैरान कर दिया। गौरी ने सिद्धार्थ से कहा कि मैं इस बात को जानती हूं कि तुम सपने में भी मुझे कभी प्रपोज नहीं करने वाले हो, लेकिन मैं अपने आप को और ज्यादा नहीं रोक सकती। सिद्धार्थ, आई रियली लव यू सो मच एंड आई डोंट केयर व्हाट अदर्स थिंक ऑफ इट। ये कहते हुए गौरी ने सिद्धार्थ के माथे पर किस कर लिया। ओह गौरी, आई ऑल्सो लव यू। ये कहते हुए सिद्धार्थ ने भी गौरी को अपनी बाहों में भरते हुए उसके होंठों पर किस कर दिया। कई सालों से अपने दिल में एक दूसरे के लिए प्यार छुपाए बैठे ये दोनों प्रेमी जब एक दूसरे के सामने अपने जज्बात जाहिर कर चुके थे तो आखिर कैसे वो अपने आप को रोक पाते? उन्हें तो इस बात की भी परवाह नहीं रह गई थी कि वो लोग इस वक्त किसी हाउंटेड प्लेस में थे। कुछ देर के लिए उन दोनों के बीच सारी सीमाएं टूट गए। वे एक दूसरे की बाहों में ऐसे खो गए जैसे सारी दुनिया बस उनकी बाहों में ही सिमट आई हो। मुझे लगता है अभी हमें कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, गौरी ने कहा। गौरी की यह कहते ही सिद्धार्थ ने अपने इमोशंस पर कंट्रोल किया और उसने गौरी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। कुछ पल दोनों के दिलों की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और सारे शरीर में खून बिजली से भी तेज रफ्तार से दौड़ने लगा था। दोनों की सांसें बहुत तेज चलने लगी थी। थोड़ी देर में दोनों ने अपने आप पर टोटल कंट्रोल हासिल किया और फिर वे लोग उस लाइब्रेरी में रखी किताबों को खंगालने लगे। लाइब्रेरी बहुत बड़ी और पुरानी थी, कीमती किताबों से भरी हुई थी। सिद्धार्थ, इधर आओ, इस किताब को देखो, मुझे लगता है हमें वो चीज मिल गई जिसकी हमें तलाश थी, गौरी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तो गौरी को ऐसा क्या मिल गया था? क्या उन्हें वीरानगढ़ के इतिहास की किताब मिल गई थी? क्या सिद्धार्थ के पेरेंट्स के गायब होने की गुत्थी सुलझने वाली थी? क्या इस बार सिद्धार्थ को जो लड़की लाइब्रेरी में मिली थी वो सचमुच गौरी ही थी या कोई और? जानने के लिए सुनते रहिए। वो लाइब्रेरी सिद्धार्थ और गौरी के लिए तो सच में डूबते को तिनके के सहारे की तरह थी। और अभी अभी जिस किताब के बारे में गौरी ने कहा था वो किसी खजाने की चाबी की तरह थी। अतृप्त आत्माएं, यही उस किताब का नाम था। वीरानगढ़ में इंसान कम और अतृप्त आत्माएं ज्यादा रहा करती थी। इस बात पर कोई शक नहीं था कि कई बार सामना होने की वजह से सिद्धार्थ आत्माओं से निपटना काफी हद तक सीख चुका था। लेकिन इस किताब के मिल जाने के बाद एक नई उम्मीद जाग उठी थी। ये एक बहुत अनोखी बात थी कि जिस लाइब्रेरी में उस दिन इतना खौफनाक मंजर था, सिर्फ एक मंत्र के पढ़ने के बाद वहां का माहौल
पूरी तरह बदल चुका था। तो क्या उन मंत्रों में सचमुच इतनी ज्यादा ताकत थी? जहां गौरी अतृप्त आत्माओं के बारे में लिखी हुई इस किताब को पढ़ने के बारे में कह रही थी, वहीं सिद्धार्थ के दिमाग में उस मंत्र वाली किताब को पढ़कर देखने का ख्याल आ रहा था। जिस तरह के हालातों को वे लोग वीरानगढ़ में फेस कर रहे थे, उसके लिए उन्हें ऐसे ही किसी पावर की जरूरत थी। क्योंकि गौरी उस अतृप्त आत्माओं वाली किताब पर ज्यादा फोकस कर रही थी, इसलिए उसका मन रखने के लिए सिद्धार्थ ने भी पहले उसी किताब को पढ़ना शुरू किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई शख्स होगा जिसकी कोई इच्छा न हो, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी हो जाए ऐसा जरूरी तो नहीं। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ढेरों परेशानियों का सामना करते हैं और फिर इच्छाओं को पूरा करके खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरों की खुशियों से जलते हैं। बुरे लोग अपने दिमाग में हमेशा बुरी इच्छाओं को लेकर ही जीते हैं। उनकी इच्छा हमेशा से यही होती कि दूसरों की इच्छा कभी पूरी ना हो। जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बदला, ये सारी चीजें उनके मन में हमेशा जगह बनाए रखती है। कई बार बिना काम किए ऐसे बुरे लोग चाहते हैं कि उन्हें हर एक ऐशो आराम यूं ही मिलती रहे। जब जिंदगी उन्हें ये सारी चीजें नहीं दे पाती तो ऐसे लोग डिप्रेशन में आकर या तो सुसाइड कर लेते हैं या उनकी हरकतों से तंग आकर कोई उन्हें मौत के घाट उतार देता है, या फिर किसी एक्सीडेंट में वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। ज्यादातर ऐसे ही लोगों की आत्माएं अतृप्त और भटकती हुई आत्माएं कहलाती है। लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी आदमी की मौत के बाद उसका उसके धर्म और संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार ना हो पाए। साथ ही अगर किसी औरत के बच्चे को जन्म देते वक्त या पीरियड्स के दौरान मौत हो जाए तो वो भी अतृप्त आत्मा बन जाती है। अगर उसको मुक्ति दिलाने की कोशिश ना की जाए तो यह अतृप्त आत्माएं सिर्फ बर्बादी ही फैलाती है। कई बार ये आत्माएं किसी के सपने में तो किसी को साफ साफ दिखाई देने लगती है। यह किसी भी तरह से अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करती रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों का अपनी किसी चीज से इतना ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी उस चीज से जुड़े रहना चाहती है, और फिर ऐसे में वो चीज जिसके पास भी होती है उसे वो अतृप्त आत्मा परेशान करते रहती है। ऐसा कई बार होता है कि जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं पर हमें किसी के हमारे साथ होने का एहसास होता है। कई बार ये सिर्फ हमें वहम होता है, लेकिन कई बार यही सच होता है। समझदार लोग इस तरह की नेगेटिव एनर्जी को फील कर पाते हैं और खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऐसी किसी साय से बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसी आत्माएं कभी भी किसी का कुछ भी भला करने के बारे में नहीं सोचती। जैसी दर्दनाक मौत उन्हें मिली होती है, वह हमेशा दूसरों के लिए भी वैसा ही दर्द चाहती है। हमारे आसपास कई लोग रहते हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न और एजुकेटेड दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसी शक्तियों के अस्तित्व को मानने से इनकार करते हैं। ये अतृप्त आत्माएं उन्हें अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करती रहती है। खास तौर पर ऐसे लोगों को जो किसी भी तरह के धर्म कर्म के कामों में यकीन नहीं रखते, स्वार्थी, मक्कार, जालसाज होते हैं और गलत कामों में लगे होते हैं। बुरी शक्तियां उनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती है। लंबे वक्त से खाली पड़े, अंधेरे के आगोश में लिपटी इमारतों में और जहां कई कई दिनों तक साफ सफाई नहीं होती, मकड़ी के जाले बने रहते हैं, चमगादड़, उल्लू और रेंगने वाले कीड़े जैसे सांप बिच्छू रहने लगते हैं। ऐसी जगह काली ताकतों को पसंद आती है। एक आसान उपाय ऐसी बला से आजादी दे सकता है। अगर घर के आसपास ऐसी किसी आत्मा का साया हो तो उससे आजादी पाने के लिए पुष्य नक्षत्र में धतूरे का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे उस जगह की धरती में इस तरह गाड़ दिया जाए कि जड़ ऊपर और पौधा अंदर की तरफ मिट्टी में दबा दिया जाए। तो इस उपाय को करने से वहां से वो बुरी आत्मा चली जाती है और वहां रहने वालों को सुकून मिलता है। ये उपाय तो बढ़िया था, लेकिन इसे एक स्पेसिफिक टाइमिंग पर ही इम्प्लीमेंट किया जा सकता था और अभी वो वक्त नहीं था। आगे उस किताब में लिखा था कि ऐसी आत्माओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लेकिन ये क्या, सिर्फ इतना लिखा होने के बाद वहां आगे कुछ भी नहीं लिखा था। सिद्धार्थ ने उस किताब के पन्नों को आगे पीछे पलटा कर देखा, लेकिन फिर भी उस किताब में कुछ नहीं लिखा था। तभी वहां अचानक धुआं उठने लगा। लगता है यहाँ कुछ जल रहा है, क्या तुम्हें भी इसकी बू आ रही है? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ सिद्धार्थ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, चलो चल कर देखें। गौरी ने ऐसा कहा और वे दोनों ये देखने लगे कि वो धुआं कहाँ से आ रहा है।
और उसकी वजह क्या है। सिद्धार्थ जिस तरफ गया उधर तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया जिससे धुआं निकल रहा हो, लेकिन जिस तरफ गौरी गई वहां उसे कुछ किताबें जलती हुई दिखाई दी। सिद्धार्थ, यहाँ आओ, देखो उन किताबों में आग लगी हुई है, चलो चलकर उस आग को बुझाएं, हो सकता है उसमें कुछ काम की किताबें हों। गौरी ने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वे लोग आग बुझाने के लिए उन किताबों तक पहुंचे, वो किताबें और धुआं खुद ब खुद गायब हो चुका था। हंसी की आवाज वहां पर गूंजने लगी और तभी अचानक वहां लगे सारे सीलिंग फैन आवाज करते हुए घूमने लगे। ये सब क्या होने लगा गौरी? तुमने तो कहा था कि उस मंत्र को पढ़ने के बाद यहाँ सब कुछ ठीक हो गया था और यहाँ पर कोई भी बुरी शक्ति नहीं रहेगी। ये सिद्धार्थ ने कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या जाने कि ये सब क्या होने लगा है। लेकिन सिद्धार्थ, चाहे जो भी हो, हमें कुछ देर तक इस लाइब्रेरी की किताबों को और अच्छी तरह टटोलना चाहिए। शायद हमारे साथ जो भी हो रहा है उसका कारण हम पता लगा सके। गौरी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है गौरी, हम जिस चीज को जानने के लिए पिछले कई महीनों से मशक्कत कर रहे हैं वो हमें इतनी आसानी से पता लग जाने वाली है? सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर गौरी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और वो वापस उसी टेबल पर अतृप्त आत्माएं किताब के पास पहुंच गई। इस बार गौरी ने उस किताब को हाथों में पकड़ा ही था कि अचानक उसके हाथों पर बिच्छू चलने लगे। गौरी जोर से चीखी और उसने उस किताब को नीचे फेंक दी। डर के मारे गौरी पीछे हट गई। नीचे फेंके जाने के अगले ही पल वो किताब जलकर राख हो गई। इससे पहले कि वो दोनों क्या हुआ कुछ समझ पाते, उनके पास का एक शेल्फ जोर जोर से हिलने लगा। उसकी आवाज ने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसमें से एक मोटी सी किताब नीचे गिरी। रेशमी लाल कपड़े में लिपटी हुई उस किताब का टाइटल था कल का आईना। जैसा कि उसका नाम था, ठीक वैसे ही उस किताब के सामने एक आईना लगा हुआ था। जब सिद्धार्थ ने गौरी से उस किताब को छूने के लिए मना किया तो वह किताब खुद ब खुद खिसकते हुए उनके सामने आ गई। ऐसा लगा मानो उस किताब के पैर निकल आए हों। तो क्या वो किताब खुद चाहती थी कि उसे पढ़ा जाए? ये सचमुच एक बहुत अजीब घटना थी, लेकिन उस गांव में कुछ भी नॉर्मल होता कहाँ था। सिद्धार्थ और गौरी तो पहले ही अपने आप को मौत के मुंह में धकेल चुके थे, तो उन्हें एक और रिस्क लेने से क्या परहेज होने वाली थी। ठहरो गौरी, उसे मैं उठाता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो गौरी को अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगा था, तो उसे वो खतरे में कैसे डाल सकता था। सिद्धार्थ ने उस किताब को हाथों में लिया और दोनों ही वापस स्टडी टेबल के पास आ गए और उस किताब को टेबल पर रख दिया। उन दोनों ने किताब के सामने लगे हुए उस शीशे को गौर से देखा और फिर अपने आप को उस शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन वे लोग ये देखकर हैरान हो गए कि उस शीशे में उन्हें उनका अक्स तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन 3 लोग दिखाई दिए। ये कैसा मिरर था? ये कैसी बुक थी? इसके टाइटल पर तो साफ लिखा हुआ था कल का आईना, लेकिन उस आईने में तो कुछ दूसरे ही लोग दिखाई दे रहे थे और उन लोगों की तस्वीर समझ नहीं आ रही थी। तो क्या आने वाली जिंदगी में उन लोगों का सिद्धार्थ और गौरी से कुछ लेना देना होने वाला था? भला ये क्या पहेली हो सकती थी? उस किताब में बहुत से पन्ने थे, लेकिन ज्यादातर पन्नों में अजीब अजीब खौफनाक तस्वीरें बनी हुई थी। बस दूसरे पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी परेशानियां यहाँ खत्म होने वाली है? तुम इस लाइब्रेरी तक तो पहुंच चुके हो, लेकिन जिस किताब की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली। उसे हासिल करने के लिए तुम दोनों में से किसी एक को अपनी जान तो देनी ही पड़ेगी। क्या तुमने कभी नहीं सोचा ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारा सफर तो अभी शुरू हुआ है। हम तो तुम्हारी वजह से कई सालों से इंतकाम की आग में जलते आ रहे हैं। उलझनों के दौर यूं ही चलते रहेंगे, रास्ते में हम सफर मिलते रहेंगे। यह तो आगे जाकर ही पता चलेगा, मिलेंगे अपने या बिछड़ते रहेंगे। लेकिन यह कैसी पहेली थी? इसमें तो सिद्धार्थ और गौरी के लिए कोई भी चैलेंज नहीं था और न ही उन्हें किसी अनसुलझे रहस्य को सुलझाना था। जब वे लोग ये सारी बातें सोच रहे थे, तभी अचानक उन्हें दोबारा से वही टफ सोल शू वाले कदमों की आहट सुनाई दी और किसी ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। वो कौन था जिसने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा था? क्या वहां कुछ बुरा होने वाला था? अभी अभी सिद्धार्थ के सामने जो पहेली आई थी उसमें कैसे हमसफर की बात की गई थी? क्या ये सब कुछ सिद्धार्थ को आगे बढ़ने से रोकने की एक साजिश थी? जानने के लिए सुनते रहिए। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने कंधे पर उन हाथों को महसूस किया, उसका दिल इतनी जोर से धड़का
मानो सीने से बाहर ही निकल गया हो। वहां गौरी और उसके अलावा तो कोई मौजूद नहीं था और उसका ध्यान पूरी तरह से लाइब्रेरी की किताबों पर था। तो फिर वो कौन हो सकता था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा था? सिद्धार्थ ने जब उस हाथ को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी खून से सनी पिलपिली चीज को छू लिया हो। लेकिन ये सिर्फ सिद्धार्थ के साथ हुआ था। गौरी तो अभी भी इधर उधर लाइब्रेरी में रखी हुई किताबों को ही देख रही थी। कौन है? किसने मेरे कंधे पर हाथ रखा है? सामने आओ, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, तुम किससे बात कर रहे हो? गौरी ने थोड़ा सोचते हुए कहा। क्या तुम्हें सचमुच कोई नहीं दिखाई दिया? किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ खून से सने हुए हो, सिद्धार्थ ने कहा। किसी के कदमों की आहट तो मुझे भी सुनाई देती, लेकिन सच में यहाँ पर कोई भी नहीं है, गौरी ने कहा। खैर जाने दो, यहाँ पर तो ये सब होता ही रहता है, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें उस पहेली का कुछ मतलब समझ आया? क्या तुम्हें ये पहेली सचमुच थोड़ी अजीब नहीं लगती? उलझनों के दौर यूं ही चलते रहेंगे, रास्ते में हम सफर मिलते रहेंगे, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा मिलेंगे अपने या बिछड़ते रहेंगे। लगती तो मुझे अजीब है, लेकिन इसमें मुझे तो कुछ ऐसा खास नजर नहीं आता जिसे हमें सॉल्व करना पड़े। लेकिन लिखी बातें उलझन को बढ़ाने वाली जरूर है। क्या यह मम्मी डैडी के मिलने का इंडिकेशन है या तुम्हारे और मेरे बिछड़ने का? और न जाने क्या क्या होना अभी बाकी है। तुम लोग अभी तक यहां से गए नहीं। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, यहाँ का कायदा ही सब कुछ है। तुमने यहाँ का कायदा तोड़ा, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वही जानी पहचानी जूतों की आवाज फिर से सुनाई दी और इस बार वो गौरी और सिद्धार्थ की तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। इससे पहले कि सिद्धार्थ और गौरी कुछ समझ पाते, उस पूरे लाइब्रेरी हॉल में खतरनाक धुआं उठने लगा। गौरी, ये धुआं तो बहुत कड़वा है। अचानक ये धुआं कैसे उठने लगा और वो आदमी है कौन जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? सिद्धार्थ ने खांसते हुए कहा। सिद्धार्थ, इन बातों का कोई फायदा नहीं। जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो। और यहाँ कोई आदमी कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई बुरी आत्मा होगी। हम दोनों की जान खतरे में, जल्दी बाहर निकलो। घुटन और जहरीली धुएं से परेशान होकर वो दोनों बमुश्किल बाहर निकले और खुद को संभाला। अब वो दोनों सर्किट हाउस की तरफ वापस बढ़ने लगे। लगभग शाम का वक्त था और जब वो लोग सर्किट हाउस पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। बरामदे में मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा के अलावा भी वहां पर 3 और लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि वे लोग किसी बड़े शहर के लग रहे थे। तो फिर वो लोग थे कौन और कहां से आए थे? इसका जवाब तो उन लोगों के पास जाकर ही मिलने वाला था। दिन का वक्त था और देखने में भी ये लोग शहरी लग रहे थे। शायद इसीलिए मिस्टर बजाज को उन पर कोई शक नहीं हुआ और उन्होंने उन लोगों को अंदर बैठने दिया। उन 3 लोगों में से एक लगभग 55 से 60 साल की औरत थी, जबकि एक बहुत हैंडसम लड़का और एक बहुत ही क्यूट, ब्यूटीफुल और मनमोहक दिखने वाली लड़की। अगर सच है तो वो लड़का और लड़की दोनों ही सिद्धार्थ और गौरी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। वो लड़का जहां मस्कुलर बॉडी और अच्छी खासी हाइट वाला था, वहीं उसका ड्रेसिंग सेंस कमाल का था। वो ब्रांडेड ओवरसाइज्ड हुडी और महंगे शूज पहना हुआ था। उनके साथ जो अधेड़ उम्र की औरत थी, वो भी काफी महंगी शिफॉन साड़ी पहनी हुई थी और देखकर किसी बड़े घर की लग रही थी। वो लड़की गॉर्जियस और इनोसेंट और किसी को भी अपनी तरफ आसानी से खींच लेने वाली लग रही थी। उसकी आंखें नीली और बाल थोड़े सुनहरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई गुड़िया हो। वेस्टर्न गाउन पहनी हुई उस लड़की के होंठ सचमुच गुलाब की पंखुड़ियों की तरह थे। वो स्लिम और परफेक्ट फिगर वाली किसी ड्रीम गर्ल की तरह थी। लेकिन सवाल तो ये था कि वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे और वीरानगढ़ जैसी जगह में आने का उनका मकसद क्या हो सकता था? क्या वे लोग भी शैतान के कोई प्यादे थे? ये लो, सिद्धार्थ और गौरी भी आ गए। वही है सिद्धार्थ जिसके पेरेंट्स ने यहाँ पर गांव की बॉर्डर पर एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की थी और उसके बाद से ही उनका कोई ठिकाना नहीं है। और ये गौरी, मेरी बेटी। गौरी और सिद्धार्थ को आता हुआ देखकर मिस्टर बजाज अपने सामने बैठे हुए लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, सिद्धार्थ, इनसे मिलो।
ये हैं शिखर और सानिया वर्मा, और ये हैं शिखर मल्होत्रा की मम्मी लता मल्होत्रा। दरअसल ये लोग राजस्थान के टूरिस्ट स्पॉट को देखने के लिए आए हुए थे, और क्योंकि इन लोगों के साथ कोई गाइड नहीं था तो ये लोग रास्ता भटक कर वीरानगढ़ आ गए। मिस्टर बजाज ने कहा, तो आप लोग रहने वाले कहाँ के और आपकी कार कहाँ है? अगर आपके पास कार थी तो आप लोग यहाँ पैदल क्यों आए? सिद्धार्थ ने उनसे एक के बाद एक 3 सवाल कर लिए। शिखर ने जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली इस गांव से थोड़ी ही दूर पर यहाँ एक पुराना ब्रिज है, वहाँ हमारी कार अचानक खराब होगी। इस जगह पर आकर तो हम तीनों में से किसी के मोबाइल भी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि हम तीनों की सिम अलग अलग ऑपरेटर्स की है। हमने जब देखा कि हमारे दाहिनी तरफ एक पगडंडी दिख रही थी और थोड़ी ऊंचाई पर इस गांव के घर भी दिखाई दे रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस गांव के लोगों की हेल्प ले लें। इसीलिए हम लोग इस गांव में चले आए। पर यहाँ गांव में आकर हमें एक अजीब सा सन्नाटा दिखाई दिया। इसके आगे उन्होंने बताया कि जब वे लोग गांव के अंदर आ गए तो देखा कि गांव में कोई भी उन लोगों से बात करने तक को तैयार नहीं था। भटकते भटकते उन लोगों की हालत खराब हो चुकी थी और उन्हें यह सरकारी गेस्ट हाउस दिखाई दिया तो वे यहाँ चले आए। हालांकि वीरानगढ़ में किसी का इतनी आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने आप बीती बताई थी वो काफी कन्विंसिंग थी। उन्होंने बताया कि पहला शख्स जिसने उन लोगों से बात की वो बरामदे में बैठे बूढ़े बाबा थे, जिन्होंने खुद उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और इस गांव में कहां से आए हैं। गौरी ने सिद्धार्थ को थोड़ी देर के लिए साइड में बुलाया और कहा कि तुम्हें इन लोगों पर यकीन है? इन्हें देखकर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है? गौरी के सवाल करते ही सिद्धार्थ के मन में लाइब्रेरी में कल का आईना नाम वाली बुक में दिख रहे धुंधले अश्क साफ नजर आने लगे। इसके साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि उस स्ट्रेंज पजल में किसका जिक्र था। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो, ये वही लोग हैं जिनकी तस्वीर उस किताब के शीशे में धुंधली सी दिखाई दे रही थी। अगर ये बात सच है तो क्या हमें इन लोगों पर यकीन करना चाहिए? सिद्धार्थ ने गौरी से उसकी राय पूछी। उसने कहा कि उसे उन लोगों को देखकर ही शक हो रहा है। वे लोग बेबस होने का नाटक जरूर कर रहे हैं, लेकिन उस भूता हवेली की किताब पर उनकी तस्वीर का दिखाई देना, इसका मतलब तो यही है कि शायद उनका शैतान से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। रात होने को थी और ऐसे में उन लोगों को वीरानगढ़ में छोड़ने का मतलब था उन लोगों की मौत। तो क्या सिद्धार्थ उन लोगों को वहां से भगा देगा? देखिए, ऐसा है कि इस जगह पर किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली है, इसलिए मैं अभी तो आप लोगों को यहाँ रहने से मना नहीं कर सकता हूँ, सिद्धार्थ ने शिखर से कहा। जब सिद्धार्थ उन लोगों को वहां रखने के लिए तैयार हो गया तो बाकी लोगों के पास इनकार करने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। शिखर, सानिया और शिखर की माँ, वे तीनों आज रात गेस्ट हाउस में ही गुजारने वाले थे, इसलिए दयाल की हेल्प करने के लिए गौरी भी किचन में चली गई। सिद्धार्थ ने उन लोगों से डिटेल में पूछा कि उस दिन उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, आखिर उनकी कार कैसे खराब हो गई थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग ऐसे कैसे रास्ता भटक गए और वहां पहुंच गए, लेकिन बूढ़े बाबा ने उन्हें जब से ये बताया कि वीरानगढ़ एक हाउंटेड विलेज है और वहां एक बार आ जाने वाला इंसान कभी वापस नहीं जा पाया, तब से उनकी जान गले में अटकी हुई है। जब सिद्धार्थ इस बात को मान गया तो उसे सारा खेल समझ आने लगा। उसे लगा कि ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा शैतान ने उसके साथ किया था। उन लोगों को सिद्धार्थ की तरह उस जगह पर बुलाना उस शैतान की साजिश थी। उस रात उन लोगों के लिए गेस्ट हाउस का एक और कमरा अरेंज करवाया गया। जब वे लोग अपने रूम में चले गए तब सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा, मिस्टर बजाज, गौरी, उन चारों लोगों ने इस बारे में बहुत सोचा कि क्या ऐसे अजनबियों को अपने साथ रखना सही होगा, और वे लोग नतीजे पर पहुंचे कि उन्हें उन लोगों को अपने साथ रखने का रिस्क ले लेना चाहिए। वैसे भी सिद्धार्थ अकेला था और शिखर लगभग उसका हम उम्र था। हो सकता था कि वे लोग गांव वालों और सिद्धार्थ के काम आ सके। उस रात उन सभी लोगों ने साथ में खाना खाया और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मिस्टर बजाज और गौरी को छोड़कर सभी लोग सो चुके थे, पर उन दोनों लोगों को अभी भी डर के मारे नींद नहीं आ रही थी। जहां मिस्टर बजाज को लग रहा था कि आज रात गेस्ट हाउस में शायद फिर से कुछ बुरा होने वाला था, वहीं गौरी का डर कुछ अलग था। गौरी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तो क्या मिस्टर बजाज का डर सही था? गौरी की बेचैनी और घर के पीछे क्या वजह हो सकती थी? क्या शिखर, सानिया और उसकी माँ सचमुच वीरानगढ़ आकर फंस गए थे?
या वे लोग सिद्धार्थ और गौरी के लिए नया खतरा बन के आने वाले थे। जानने के लिए सुनते रहिए। जिस बात का मिस्टर बजाज को डर था वैसा ही कुछ होने वाला था। तो क्या एक बार फिर गौरी पर कोई आत्मा हावी होने वाली थी? लेकिन गौरी तो अपने कमरे में किसी और की चिंता में थी। वो तो ये सोच रही थी कि कहीं सानिया उसके और सिद्धार्थ के बीच ना आ जाए। हालांकि सानिया को वहां आए हुए कुछ ही घंटे बीते थे, लेकिन जिस तरह से सिद्धार्थ के सामने अपनी अदाएं दिखा रही थी उससे तो कोई भी लड़का पिघल जाता। वो अपने इतने हैंडसम बॉयफ्रेंड के साथ होने के बावजूद भी लगातार सिद्धार्थ को टकटकी लगाकर देख रही थी। सिद्धार्थ ने जिस दिन गौरी को पहली बार देखा था तभी से वो उसका दीवाना हो गया था, लेकिन उन दोनों के बीच मोहब्बत का इजहार अब तक कभी भी खुलकर नहीं हो सका था। गौरी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर उसने अपने प्यार का इजहार करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया था। वे लोग खाना खाने के तुरंत बाद सोए नहीं थे। मिस्टर बजाज जानबूझकर बूढ़े बाबा को अपने साथ लेकर बरामदे में घूम रहे थे। वो एक्चुअली ये सुनना चाहते थे कि इन अजनबी लोगों का वहां आने का मकसद क्या था। बहुत देर तक टहलने के बाद भी उन्हें कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया जिससे वे शिखर और उसके साथ आई दोनों औरतों पर शक कर सके। मिस्टर बजाज ने सुना कि वे लोग उस जगह पर फंस जाने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे और सानिया तो रो भी रही थी क्योंकि उसके घर के लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। ये सब कुछ तो नॉर्मल था। भला ऐसे नर्क के जैसी जगह में फंसकर कौन अपनी किस्मत पर नहीं रोएगा। जब मिस्टर बजाज को लगा कि जैसा वो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था तो वो भी सोने चले गए, पर उन्हें नींद नहीं आई थी। रात के लगभग 12:30 बज चुके थे। शिखर, सानिया और शिखर की माँ तीनों एक ही कमरे में सोए हुए थे। उस पुराने गेस्ट हाउस में कमरे तो और भी थे, लेकिन बिस्तर बहुत ज्यादा नहीं था। शिखर को वहीं कमरे में लगे हुए पुराने सोफे पर रात गुजारनी थी। जैसा कि शिखर ने उन लोगों को बताया था कि सानिया उसकी फियांसे थी, पर वे दोनों जल्दी शादी करने वाले थे और इस शादी से शिखर की मम्मी को भी कोई एतराज नहीं था। वे लोग तो आज ही वीरानगढ़ आए थे और फंस गए थे, तो फिर सानिया को लेकर गौरी की चिंता कहाँ तक जायज थी। गौरी इसी फिक्र में डूबी हुई थी और ना जाने कब उसे भी नींद लग गई। गेस्ट हाउस में काफी दिनों से सब कुछ सही चल रहा था। वहां शैतानी ताकत का कोई भी असर बहुत दिनों से नहीं दिखाई दिया था। तो क्या आज की रात भी शांति से गुजरने वाली थी? सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन ये क्या, सानिया नींद में मुस्कुरा क्यों रही थी? सोने से कुछ देर पहले तो वो वीरानगढ़ में आकर फंस जाने को लेकर आंसू बहा रही थी, तो फिर अभी उसकी मुस्कुराहट का राज क्या था? वो जिस तरह से अंगड़ाइयां लेते वक्त तकिए को अपने पैरों के बीच दबा रही थी, उससे तो लग रहा था कि वो कोई मीठा ख्वाब देख रही थी। शायद वो शिखर और खुद को लेकर सपने में कुछ सोच रही थी, या खैर जो भी हो, रात का काफी वक्त बीत चुका था और अब दिन निकलने में कुछ ही घंटे रह गए थे। कुछ भी सोच पाना और बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग वीरानगढ़ में रह रहे थे, यहाँ आकर फंस गए थे, उनका क्या हाल होगा ये तो सिर्फ वे लोग ही जानते थे। पूरी रात गेस्ट हाउस में वैसा कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ जिसके बारे में परेशान होकर मिस्टर बजाज सो नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या सुबह भी इतनी अच्छी होने वाली थी? नहीं। अचानक शिखर और सानिया के कमरे से सानिया के जोर से चीखने की आवाज आई। आंटी, आंटी, ये आपको क्या हो गया? ये सब आपके साथ किसने किया? शिखर उठो, देखो तो क्या हुआ आंटी को। सानिया के चिल्लाने की आवाज सुनते ही एक के बाद एक लगभग गेस्ट हाउस में मौजूद सभी लोग उनके कमरे की तरफ भागे। वहां बहुत ज्यादा खतरनाक तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जो हुआ था वो भी नॉर्मल नहीं था। सानिया के चीखने पर जहां सभी लोग दौड़कर वहां आए थे, वहीं शिखर की मम्मी अपनी हालत देखकर रोने लगी थी। उनके चेहरे और हाथ पैर पर नाखून के नोचे जाने के निशान थे और उनके बाल बुरी तरह से काट दिए गए थे। इस तरह की घटना वीरानगढ़ में होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन लोगों का तो वहां पर यह पहला ही दिन था। उनका इतना ज्यादा डर जाना लाजमी था। मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा ने उन्हें समझाया कि इस जगह पर यह सारी बातें तो होना तय है, इससे भी कई बुरे दिन उन्हें वीरानगढ़ में देखने पड़ेंगे। सिद्धार्थ ने शिखर से कहा कि अगर वो चाहता है कि उन्हें इस जगह से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो उसे उसका साथ देना होगा, क्योंकि इसके अलावा वीरानगढ़ से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं था। वीरानगढ़ एक शापित गांव था जहां पर शैतान की हुकूमत थी। वह किसी को परेशान करने का मौका कैसे छोड़ सकता था? बूढ़े बाबा ने उन लोगों को बताया कि यहाँ पर ऐसी एक से बढ़कर एक परेशानियां उन्हें रोज झेलनी पड़ेगी और वे लोग वहां से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। जब वे लोग लता मल्होत्रा, शिखर की माँ
को तसल्ली देने और उन लोगों को उन मनहूस जगह के बारे में ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे, तभी सिद्धार्थ की नजर उनके कमरे की सफेद दीवार पर पड़ी। शमशान के बूढ़े बरगद पर बैठा वो उल्लू लाओ हवेली में, सांसें मिलेगी उधार जो बंद है शैतान की हथेली में। खून से लिखी हुई वो पहेली समझ तो आ रही थी, लेकिन उसमें जिक्र किसकी सांसों का था ये साफ नहीं था। चाहे जो हो, बहुत दिनों के बाद सिद्धार्थ को एक पजल मिली थी और उसे हर हाल में उस पजल को सॉल्व करना था। जब वो लोग सोकर उठे तभी उन्हें इस हैरान कर देने वाली बात का पता चला था। अब तक वो लोग फ्रेश नहीं हो पाए थे, तो सभी लोग एक एक करके फ्रेश होने लगे और ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गए। आज जब गौरी दयाल की हेल्प करने के लिए किचन में चाय बनाने गई थी तो उसके पीछे सानिया भी चली गई। गौरी को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। माना कि वो लोग गेस्ट हाउस में रह रहे थे, लेकिन वो गेस्ट हाउस इस वक्त सिद्धार्थ के पेरेंट्स का बुक किया हुआ था। वहां पर सानिया इस तरह से कैसे गौरी के काम में इंटरफेयर कर सकती थी? पता नहीं है सब कुछ क्यों हो रहा था, लेकिन गौरी उस क्यूट सी दिखने वाली लड़की सानिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। क्या वो सिद्धार्थ तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम दोनों भी उसी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए यहाँ पर आए थे? सानिया ने पूछा। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड ही है और हम लोग यहाँ पर किसी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं आए। वो फैक्ट्री सिद्धार्थ के डैडी ने एस्टेब्लिश की थी। उनके मिसिंग हो जाने के बाद सिद्धार्थ उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था और मैं अपनी डैडी की हेल्प करने के लिए। बाय द वे, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स, गौरी ने सानिया से थोड़ा रूड होते हुए कहा। गौरी अपने मन ही मन उस लड़की सानिया को बहुत बुरा भला कह रही थी। वो जानती थी कि वो लड़की सिद्धार्थ और उसके बारे में बातें सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे सिद्धार्थ के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद सानिया के रूम का वॉशरूम एंगेज था। वो अपने बगल के रूम के वॉशरूम को यूज करने के लिए चली गई। सिद्धार्थ के मन में अपने पेरेंट्स की बहुत सी पुरानी यादें घूम रही थी। इसी बीच जब नहाने के लिए वॉशरूम में गया तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो गलती से दरवाजा ठीक तरह से बंद करना भूल गया। उसने शावर ऑन किया और नहाने लगा था। तभी पता नहीं ठीक उसी वक्त सानिया गाना गाते हुए उसी वॉशरूम में कैसे पहुंच गई। वो अपनी नाइट ड्रेस पहनी हुई थी और वो बाथरूम की टाइल्स पर कदम रखते ही ऐसे फिसली जैसे वो सिद्धार्थ की बाहों में जाकर ही संभलना चाहती हो। शावर पड़ते ही उसकी वो ड्रेस लगभग पूरी तरह भीगकर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गई। एक पल के लिए वहां जो कुछ भी हुआ सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया। बस फिसल कर सानिया उसकी बाहों में जाकर रुकी और दोनों अपने होश गवा बैठे। उसके गोरे गोरे गालों पर पानी की बूंदें मोती सी चमक रही थी और सिद्धार्थ और उसकी आंखें बस एक दूसरे को ही देख रही थी। वो बला की खूबसूरत थी और भूखी नजरों से सिद्धार्थ को घूर रही थी। उस पानी ने दोनों के ही तन बदन में आग लगा दी थी और एक पल के लिए तो सिद्धार्थ भी फिसल ही गया था। अरे सानिया, तुम यहाँ कैसे? खुद को संभालो, देखो तुम पूरी तरह भीग गई हो। सिद्धार्थ ने खुद को संभाला और सानिया से कहा, अरे वो बाथरूम डोर ओपन था तो मुझे लगा कि अंदर कोई नहीं होगा और मैं अंदर चली आई। टाइल्स पर पैर रखते ही मेरा पैर फिसल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर तुम्हें हर्ट हुआ तो इसके लिए सॉरी, सानिया ने सफाई देते हुए कहा। अरे देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उसे कहा कि जो कुछ भी हुआ वो उसे वहीं भूल जाए और इस सब का जिक्र किसी से भी ना करे। इतना कहकर वो टॉवेल लपेटकर बाहर निकल गया और सानिया ने दरवाजा बंद कर लिया। वहां जो कुछ हुआ था सचमुच सिद्धार्थ के दिल में वैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो खुद को सानिया को पकड़ने से नहीं रोक पाया। अगर वो उसे नहीं थाम लेता तो शायद वो बुरी तरह वॉशरूम में गिर गई होती और एक बड़ा हादसा हो जाता। लेकिन अगर इस सब के बारे में किसी और को पता चल जाए तो फिर क्या होगा? परेशानियों की कमी तो सिद्धार्थ की जिंदगी में वैसे ही नहीं थी और अब एक नई टेंशन आ गई थी। खैर, जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो उसे निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। उसी वक्त गेस्ट हाउस के बाहर अचानक बहुत से लोगों की आवाजें आने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इतने सारे लोग अचानक गेस्ट हाउस के सामने क्यों इकट्ठा हो गए थे? क्या सिद्धार्थ और सानिया को एक ही वॉशरूम में किसी ने नहीं देखा था? क्या सानिया ने ही सब कुछ जानबूझकर किया था? क्या अगली पहेली सिद्धार्थ के लिए सचमुच आगे का दरवाजा खुलने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए और तब तक आप भी सिद्धार्थ की तरह उस पहेली को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और हमें कमेंट्स के द्वारा बताइए कि उस पहेली के पीछे क्या अर्थ छुपा हुआ है। जब सिद्धार्थ तैयार होकर बाहर निकला तो उसने देखा कि एक बार फिर से गांव के 10 लोग गेस्ट हाउस के सामने आकर खड़े थे। उन लोगों में गांव के मुखिया भी शामिल थे और वे सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। जब वे लोग सिद्धार्थ से मिलने की जिद कर रहे थे तो मिस्टर बजाज ने उनसे कहा कि
आप लोग क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हो? वो पहले ही अपने पेरेंट्स को खोकर बहुत ज्यादा परेशान है। इस पर गांव के मुखिया ने कहा कि उन्हें सिद्धार्थ की मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी वो लोग जिस परेशानी में हैं, उसमें सिद्धार्थ के अलावा कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता है। न जाने कितनी बार सिद्धार्थ उन लोगों की मदद के लिए तैयार हो जाया करता था, लेकिन वो गांव वाले ऐसे थे जो कि हर बार अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सिद्धार्थ को ठहराने से कभी नहीं चूकते थे। गांव के मुखिया हाथ जोड़कर खड़े थे, जिससे पता चल रहा था कि आज उनकी कंडीशन सचमुच बहुत खराब थी। मुखिया जी ने सिद्धार्थ को बताया कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई और उसका शरीर आग की गोली की तरह तड़प रहा है और उसने खून की उल्टियां की है। इसके साथ ही उन लोगों ने बताया कि मुखिया के घर के सामने चबूतरे पर एक खून से पहेली लिखी हुई थी। उस पहेली को देखकर गांव वाले समझ गए थे कि पहेली के वहां लिखे होने का मतलब यही था कि उनकी बेटी को कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये वीरानगढ़ के भूतों की ही करामत थी। उस वक्त उन भूतों का सामना करने और उस पहेली को हल करने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ में ही थी। जब सिद्धार्थ ने यह बात सुनी कि मुखिया जी की बेटी की तबीयत अचानक अजीबोगरीब तरह से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो उसे पहेली का मतलब समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। अब वो जानता था कि उसे आगे क्या करना था, लेकिन दिन के वक्त उल्लू को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे रात होने का इंतजार करना ही था। उस पहेली में यह तो बिल्कुल भी कहीं नहीं लिखा था कि उस उल्लू की खासियत क्या होगी, क्योंकि उल्लू तो बहुत सारे हो सकते हैं। खैर, जो भी बात हुई थी बूढ़े बरगद की, और शमशान के पास ये वही बरगद का पेड़ था जहां पर मिस्टर बजाज की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर बजाज को वहां पर एक खौफनाक चेहरा दिखाई दिया था। इसका मतलब भूतों से वो जगह भी अछूती नहीं थी। सिद्धार्थ ने मुखिया जी से कहा कि वो उनकी हेल्प जरूर करेगा और वो रात में उस जगह जाएगा, उल्लू को ढूंढकर उस पहेली को पूरा करेगा। सिद्धार्थ ने उन लोगों से कहा कि एक बार फिर वो वहां जाने से पहले मुखिया जी के साथ उनकी बेटी की हालत भी देखना चाहेगा। मुखिया जी को इस बात से कोई एतराज नहीं था। वो तो हर हाल में अपनी बेटी को हंसती खिलती हुई देखना चाहते थे। शिखर, सानिया और लता मल्होत्रा के साथ यह सब कुछ पहली बार हुआ था। उन्हें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग किस परेशानी में पड़ गए थे। वे लोग जो खुद को बहुत सोफिस्टिकेटेड और समझदार समझ रहे थे, उन्हें तो यह सब कुछ नाटक ही लग रहा था। जहां सिद्धार्थ और उसके बाकी साथी इस बात को लेकर परेशान थे कि हवेली का अगला दरवाजा कैसे खुलेगा, वो पहेली कैसे सुलझ पाएगी, शिखर और सानिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। हालांकि उन दोनों की शादी होने वाली थी और वे लोग अब तक एक दूसरे से बहुत प्यार करने का दावा करते थे, लेकिन अब सब बदल चुका था। जब उस बाथरूम में वो सानिया सिद्धार्थ की बाहों में खुद को भूल जाना चाहती थी और उससे भूखी नजरों से घूर रही थी, वही शिखर भी किसी भी तरह से गौरी को अपना बनाना चाहता था। फर्क सिर्फ इतना था कि शिखर ने अभी तक अपना इंटेंशन क्लियर नहीं किया था। जहां एक तरफ सानिया की अदाओं को देखने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी थोड़ा फिसलने लगा था, वहीं इसके अपोजिट गौरी का दिल तो बचपन से ही सिद्धार्थ के लिए धड़कते रहता था। न जाने ये सारी चीजें कैसी मोड़ लेने वाली थी। मिस्टर बजाज, जो पहले ही सिद्धार्थ और उनकी बेटी के बीच बढ़ रही नजदीकियों के खिलाफ थे, अगर उन्हें सिद्धार्थ के सानिया की तरफ बढ़ रहे अट्रैक्शन के बारे में पता चल जाएगा तो क्या होगा। सिद्धार्थ ने जब बूढ़े बाबा से पता करने की कोशिश की कि क्या गांव में कोई ऐसा दूसरा भी जानकार नहीं था जो उन भूतों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों से गांव वालों को निजात दिला सके, तो बूढ़े बाबा ने उसे बताया कि यहाँ तो बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन बात उन लोगों के दायरे से बाहर निकल चुकी है। जब सिद्धार्थ के पिता ने उस हवेली के सारे पुराने बंधन खोल दिए थे तो वीरानगढ़ की सबसे पुरानी शैतानी ताकत जाग गई थी और सभी बुरी ताकतें उसकी गुलामी करती थी। खैर, अभी सिद्धार्थ के वहां जाने में वक्त था तो वो अपने कमरे में बुक पढ़ते हुए आराम कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर नॉकिंग साउंड सुनाई दिया। एक्सक्यूज मी सिद्धार्थ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सिजलिंग हॉट रेड बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई सानिया ने अपनी सेंसुअल वॉइस में कहा। यस श्योर, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। आज बाथरूम में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ। एक्चुअली सच में मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि बाथरूम के अंदर आप हो सकते हो। इट वॉज रियली एम्ब्रेसिंग, अपने सुर्ख लाल लिपस्टिक लगे हुए होठों से इतराते हुए सानिया ने कहा। ओह इट्स ओके, ऐसा बुरा मानने लायक तो कुछ हुआ भी नहीं था। आपने सब जानबूझकर नहीं किया। आओ बैठो। दरवाजे से अंदर आती हुई उस खूबसूरत बला को देखते हुए सिद्धार्थ ने कहा। सानिया का इरादा तो अब भी वही था, किसी चेयर पर नहीं बैठे बल्कि सिद्धार्थ के बेड पर उसके बगल में बैठ गई। सिद्धार्थ, क्या मैं
आपको तुम कह के बुला सकती हूँ? मुझे आप कहना थोड़ा ऑड लग रहा है। वैसे भी हम लोग हम उम्र हैं, पता नहीं क्यों मुझे आपसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई, सानिया ने कहा। यह बात तो सच है कि सिद्धार्थ को भी सानिया से बात करने में कोई एतराज नहीं था। सानिया सचमुच बहुत ज्यादा गॉर्जियस और सिजलिंग थी। भला कौन ऐसी लड़की से बात नहीं करना चाहेगा। आप मुझे तुम कहकर पुकार सकती हो, इसमें इतना सोचने की कोई बात नहीं। वैसे मुंबई में आप लोग कहाँ रहने वाले हो? मैं जुहू से हूँ। मेरे डैडी एक बिजनेसमैन है और मॉम हाउसवाइफ। शिखर का घर वर्सोबा में है, सानिया ने जवाब दिया। जब ये दोनों उस कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। सिद्धार्थ के दरवाजे पर एक बार फिर से नॉकिंग हुई और इस बार उसके दरवाजे पर शिखर था। अब तक शिखर सिद्धार्थ से उतना फ्रैंक नहीं हो पाया था जितनी की सानिया। फिर अभी वो अचानक सिद्धार्थ के कमरे में कैसे आ गया था? दरअसल वो सानिया को देखने के लिए ही आया था, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसने जब सानिया को सिद्धार्थ के बेड पर बैठा हुआ देखा तो भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ नहीं, मम्मी पूछ रही थी कि तुम कहाँ हो। वो इस जगह के किस्से कहानियों को सुनकर और उनके जो बाल काट दिए गए उसके बाद से कुछ डरी सहमी सी रहने लग गई है। एनीवे, अगर तुम सिद्धार्थ के पास बैठी हो तो इट्स ओके। ओके सिद्धार्थ, तुम लोग बैठो, बातें करो, मुझे थोड़ा काम है, शिखर ने कहा। सच तो यही था कि सिद्धार्थ को भी सानिया के साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। वो भी चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताए। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ ने गौरी से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो दोनों हर वक्त भूतों में ऐसे उलझे थे कि उन्हें प्यार के लिए वक्त ही नहीं मिल पाया। शिखर मिस्टर बजाज से यहाँ वहाँ की बातें करके, उनसे अपने बिजनेस वगैरह की बातें करके टाइम पास कर रहा था। जैसे ही उसने गौरी को मिस्टर बजाज के कमरे में आते देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। गौरी उसकी आंखों को देखकर ही समझ गई थी कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। हेलो गौरी, मैंने सुना कि तुम्हें भी यहाँ के भूतों ने परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्या तुम्हें इस सबसे डर नहीं लगता है? क्या आप सच में इन सारी चीजों को मानती हो? शिखर ने गौरी से बात करने की इंटेंशन से कहा। हाँ, ये गांव ही ऐसा है, यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा हो जिसे भूतों ने परेशान ना किया हो। और रही बात मेरे डरने की, तो मैं किसी से नहीं डरती। अब यहाँ आप तो खुद ही हो, डिसाइड कर लेना कि ये चीजें होती है या नहीं, गौरी ने थोड़े रूखे अंदाज में जवाब दिया। गौरी ने जिस तरह से अपनी बात कही थी उससे ये बात साफ थी कि गौरी शिखर को एंटरटेन करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ एक तरफ गौरी ने अपने बर्ताव से साफ कर दी थी कि उसे सिद्धार्थ के अलावा और किसी में इंटरेस्ट नहीं था, वहीं सिद्धार्थ और भी ज्यादा फिसलते ही जा रहा था। तो क्या ये सब गौरी की नजरों से छुपा रहने वाला था? जहाँ गेस्ट हाउस में ये सब कुछ चल रहा था, वहीं गांव के लोग शाम होने का इंतजार कर रहे थे। मुखिया जी की बेटी, जो अब तक बुखार से तड़प रही थी, वो अब अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो अपने खुद के हाथ पैर इस तरह से मोड़ रही थी कि देखने वालों का कलेजा कांप जाए। वो तो अभी लगभग 15 या 16 साल की लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक झुर्रियां दिखाई देने लगी थी। इतनी ज्यादा बेकाबू होते जा रही थी, किसी के संभाले संभल नहीं रही थी। वो खुद को ही नोचने और काटने लगी थी। उसकी जान बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। उम्मीद सिर्फ एक थी कि वो जो पहेली थी, शायद उसमें जिस जान का जिक्र किया गया था वो वही लड़की हो, ताकि पहेली के सुलझते ही सब कुछ ठीक हो जाए। सूरज ढलने को था और रात होने वाली थी। सिद्धार्थ इस बार अपने साथ शिखर को भी लेकर गया था, ताकि वो उसे दिखा सके कि वीरानगढ़ में काली ताकतें किस तरह इंसानी जानों से खेलती है। तो क्या सिद्धार्थ को उल्लू मिल पाएगा? क्या उस लड़की की जान बच पाएगी? क्या गेस्ट हाउस में गौरी और सानिया के बीच सिद्धार्थ को लेकर कोई बात होने वाली थी? क्या इस पहेली के पूरा होने पर हवेली का कोई दरवाजा भी खुलने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। गांव वाले तो ये बात को जानते थे कि सिद्धार्थ के पिता की उस गलती की सजा वे सभी लोग भुगत रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ जिस सच्चाई को जानता था वो ये थी कि सिद्धार्थ के पिता से भी वो सब कुछ करवाने वाला भी हवेली का शैतानी था। उस लड़की को भूत के जरिए परेशान करने का काम भी सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की तकलीफों को बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि ये सब कुछ सिद्धार्थ के साथ ही क्यों हो रहा था? क्या सिद्धार्थ ने उस शैतान का कुछ बिगाड़ा था? इस सवाल का जवाब तो वक्त को ही देना था। सिद्धार्थ खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उस जगह पर सिद्धार्थ को पूरा अंधेरा होने से पहले पहुंचना था, ताकि वहां की गई रोशनी की वजह से कहीं वो उल्लू उस पेड़ पर बैठने से इनकार न कर दे। गांव के मुखिया पर डर इस तरह हावी था कि खुद के बेटी की जान खतरे में होने के बावजूद भी वो सिद्धार्थ का साथ देने के लिए वहां नहीं आया था। आज की रात कुछ ज्यादा ही काली थी। थोड़े बादलों की वजह से चांद की हल्की सी रोशनी भी नहीं आ पा रही थी।
लेकिन थोड़ी बहुत रोशनी जो कि गांव के लाइट्स की वजह से थी, उसकी वजह से चीजें कुछ हद तक समझ जरूर आ रही थी। अभी वक्त लगभग 9:30 बजे का था, मतलब अभी रात बहुत ज्यादा नहीं हुई थी। सिद्धार्थ के साथ वहां मौजूद शिखर, जो पहले खुद को बहुत बड़ा, बहादुर और मॉडर्न बताने की कोशिश कर रहा था, वो वहां के अंधेरे और सन्नाटे को देखकर ही कांपने लगा था। सन्नाटे में झिंगूर की आवाज सुनाई देने लगी। अचानक उस पेड़ से बहुत सारी चमगादड़ उड़ी और सिद्धार्थ और शिखर पर हमला करने लगी। चमगादड़ों के तेज नाखून सिद्धार्थ और शिखर को बुरी तरह घायल कर रहे थे। सिद्धार्थ ने खुद को बचाने के लिए मशाल का सहारा लिया। मशाल से जब उन चमगादड़ों पर हमला किया गया तो वे धीरे धीरे करके वहां से गायब हो गए। वो बूढ़ा बरगद का पेड़ वीरानगढ़ की खतरनाक जगहों में से एक था। वहां ठहरना अपने जान को मौत के हवाले करने के जैसा ही था। थोड़ी ही देर बाद वहां पर घुंघरुओं की छन छन की आवाज आने लगी। जब वहां आसपास कोई भी नहीं था तो फिर इतनी रात को वहां किसी औरत के पायल के घुंघरुओं की आवाज कैसे आ सकती थी? बुरी आत्माओं ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। ये सब जो कुछ हो रहा था उसे समझ पाना बहुत मुश्किल था। कोई भी भूत अब तक सिद्धार्थ को क्यों नहीं मार पाया था? क्या सिद्धार्थ के पास कोई हिडन सुपरनैचुरल पावर थी? खैर, सिद्धार्थ को तो ये सब की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन शिखर की तो हालत खराब हो रही थी। वो पसीने से लथपथ हो रहा था। उसके दिल की धड़कन हद से ज्यादा तेज हो गई थी। तभी एकदम से उसके सामने सफेद कपड़ों में एक औरत उस बूढ़े बरगद के पेड़ के पास घूमते हुए नजर आई। थोड़ी सी देर में वहीं नीचे एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते हुए आता दिखाई दिया। वहां रोशनी इतनी ज्यादा अच्छी तो नहीं थी कि वो बच्चा ठीक से दिखाई देता, लेकिन उस औरत की उजली सफेद साड़ी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। इसे देखकर शिखर की बोलती बंद हो गई। उसने कपकपाते हुए हाथों से सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, सिद्धार्थ, क्या वो औरत और वो बच्चा भूत है? भाई प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैं तो ये सब अब तक झूठ समझ रहा था और मजाक समझ रहा था। प्लीज प्लीज सिद्धार्थ। यह कहते हुए लगभग रोने ही लगा था। सिद्धार्थ ने बस उसे तसल्ली दी और कहा कि उसे इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। जहां एक तरफ सिद्धार्थ उस बूढ़े बरगद की हवेली को सुलझाने और उल्लू को पकड़ने में लगा हुआ था, वहीं गेस्ट हाउस में गौरी अब सानिया से खुलकर बात करने का मन बना चुकी थी। गौरी ने शिखर की मां के सामने कहा था कि जिस तरह से सानिया सिद्धार्थ से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही है वो ठीक नहीं है। अगर वे लोग खुद को मॉडर्न और ब्रॉड माइंडेड मानते हैं तो उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सिद्धार्थ और गौरी भी आज के जमाने की हैं और नैरो माइंडेड नहीं है। इंसान को अपनी तमीज का दायरा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। गौरी ने सानिया से कहा कि अच्छा यही होगा कि वो सिद्धार्थ से नजदीकियां बनाने की कोशिश ना करें। सानिया ने गौरी की बात को सुनकर उससे कहा कि वो चीजों को गलत तरह से समझ रही है। जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। जब उन दोनों के बीच ये सारी बातें चल ही रही थी तभी अचानक मिस्टर बजाज वहां पर आ गए। गौरी को यह समझ नहीं आया कि उसके डैडी ने उनकी बीच हो रही बातचीत को सुना या नहीं, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मिस्टर बजाज को ऐसा कुछ भी पता चले। मिस्टर बजाज ने गौरी से इस बात के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वो तो बस उससे ये कहने आए थे कि सिद्धार्थ और शिखर के आने पर वो उन्हें खाना खाकर ही सोने को कहे, क्योंकि वे लोग कुछ खाकर नहीं गए थे। अचानक उस बरगद के पेड़ पर पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई दी और पेड़ की डालियों में थोड़ी सी हलचल होने लगी। वो पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसकी डालियां बहुत लंबे हिस्से में फैली हुई थी, लेकिन चमगादड़ों के उड़ने के बाद से अब ये पहली बार हलचल हुई थी। तो क्या वहां पर वही उल्लू था? इससे पहले कि सिद्धार्थ उस हलचल के कारण को नजदीक जाकर देख पाता, किसी अदृश्य ताकत ने शिखर का पैर जोर से जकड़ लिया। वो अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अरे अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैर छोड़ो। कौन हो? सिद्धार्थ, अपना टॉर्च निकालो या वो मशाल मुझे दे दो। यहाँ पर क्या हो रहा है? शिखर के ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने वहां देखा, लेकिन उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब तो यही था कि कोई बुरी आत्मा सिद्धार्थ को शिखर की आड़ लेकर उस उल्लू तक पहुंचने से रोक रही थी। एक तरफ तो सिद्धार्थ के सामने जो पहेली उभर आई थी, उनके पीछे भी शैतानी ताकतें ही होती थी, और फिर वही ताकतें सिद्धार्थ को उन पहेलियों को पूरा करने से रोक सकती थी। यह सब बहुत अजीब हो रहा था। इससे पहले कि सिद्धार्थ ज्यादा कुछ समझ पाता, उसने देखा कि शिखर के पैर को किसी बुरी ताकत ने जमीन के अंदर खींचना शुरू कर दिया और इसी बीच उसे वो उल्लू
अपने पंख फड़फड़ाते हुए नजर आया। वह एक बहुत बड़ा उल्लू था, किसी भी ऑर्डिनरी उल्लू से काफी बड़ा। लेकिन मुश्किल ये थी कि सिद्धार्थ अपना ध्यान किस तरफ लगाए, शिखर को बचाए या उस उल्लू को पकड़ने जाए। उल्लू को तो फिर भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन इस वक्त उसे पहले शिखर को बचाने के लिए कुछ करना था। पर इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कर पाता, वैसी ही कुछ बुरी ताकत ने सिद्धार्थ को ही ऊपर हवा में उठा दिया। अब तो उसकी खुद की जान के लाले पड़ गए थे, लेकिन अगले ही पल उसने सिद्धार्थ को वहीं वापस पास के रेत के टीले पर पटक दिया। उस टीले पर लगी झाड़ियों के कांटे सिद्धार्थ के शरीर में यहां वहां चुभ गए। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका था। दर्द से कहराते हुए उठा और अपने शरीर पर लगे हुए कांटों के जख्मों को देखा और चुभे हुए कांटों को निकालकर बाहर किया। उसने दोबारा से अपने हाथों में मशाल उठाई और वो खुद को ठीक से संभाल पाता तभी उसने देखा कि शिखर का दूसरा पैर भी जमीन के अंदर धंस रहा था। उधर वो उल्लू एक बार फिर दिखाई दिया और कहीं ओझल हो गया। शिखर के साथ जो हो रहा था उसे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपने पास रखी रस्सी पास ही के एक बड़े बबूल के पेड़ से कसकर बांधी और उसका दूसरा हिस्सा शिखर के पास फेंकते हुए कहा, शिखर, इसे जल्दी कसकर पकड़ लो, वो रेतीली दलदल है, हिम्मत करो, बाहर निकल आओ। जब सिद्धार्थ की दी हुई रस्सी को शिखर ने थाम लिया तो सिद्धार्थ ने अपने साथ गांव वालों की मदद से पकड़कर लाल हुए चूहों को एक जाल बिछाकर उसमें छोड़ दिया। लेकिन वहां सिर्फ उल्लू को पकड़ने जैसी बात नहीं थी, मुकाबला भूतों से भी होना था। वहां पर जोर जोर से बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। दोबारा वहां पर वही सफेद कपड़ों वाली भटकती आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार वो ठीक शिखर के सामने खड़ी थी। बड़ी मशक्कत के बाद तो वो उस रेतीली दलदल से बाहर निकल पाया था और अब उसके सामने आकर वो भूतनी खड़ी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। उसके दिल ने तो काम करना ही बंद कर दिया था, लेकिन उस भूतनी ने उसे कुछ भी नहीं किया। इधर सिद्धार्थ उस उल्लू को पकड़ने का जाल बिछा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मुखिया के घर में मौत मुखिया की बेटी पर अपना शिकंजा कस रही थी। उसका शरीर पीला पड़ने लगा था। वो ऐसे तड़प रही थी जैसे उसके शरीर से प्राण निकलने वाले। इस सब कवायदा में लगभग रात के 12 बजने वाले थे। तो क्या मुखिया की बेटी का ये आखिरी वक्त होने वाला था? वो आत्मा जो अब तक शिखर के सामने खड़ी थी वो अचानक गायब होगी। एक बार फिर सिद्धार्थ को उल्लू दिखाई दिया। इस बार वो उल्लू जमीन पर था और बस जाल में फंसे हुए चूहों को खींचने की कोशिश कर रहा था। यही सही वक्त था उस उल्लू को पकड़ने का। सिद्धार्थ को उस उल्लू को पकड़कर उसे उस भूतिया हवेली में ले जाकर छोड़ देना था। उसके ऐसा करने से शायद वो मुखिया की बेटी की जान बचा पाता और हवेली का अगला दरवाजा भी खुल पाता। सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत दूसरा जाल फेंककर उस उल्लू को फंसा लिया। उस उल्लू में इतनी ताकत थी कि वो उस जाल को भी लेकर उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाने लगा, लेकिन सिद्धार्थ ने जल्दी ही उसे दबोच लिया। सिर्फ उसे पकड़कर ही पहेली हल नहीं होने वाली थी, उस उल्लू को ले जाकर उसे हवेली में भी छोड़ा जाना था। तो क्या सिद्धार्थ को उस उल्लू को हवेली में ले जाकर छोड़ते वक्त कोई परेशानी नहीं होने वाली थी? क्या मुखिया जी की लड़की की जान बचने वाली थी? क्या ये सब कुछ होने के बाद सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नया पता लगने वाला था? और क्या सानिया सिद्धार्थ को पूरी तरह अपना बनाने में कामयाब हो जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ हैरान था कि जब उसने उस उल्लू पर अपनी पकड़ बना ली थी तो वो सफेद साड़ी में लिपटी आत्मा जो कभी उन्हें दिखाई दे रही थी तो कभी गायब हो जा रही थी, वो उस जाल के पास बैठकर रोने लगी। सिद्धार्थ जानता था कि ये सब कुछ नाटक के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और उस उल्लू को उठाकर हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। शिखर अब तक समझ चुका था कि उसकी बहादुरी सिर्फ एक दिखावा थी। असली बहादुरी क्या होती है इसका नमूना तो सिद्धार्थ ने उसे दिखाया था। ऐसी बुधा जगह पर जहां पर कदम कदम पर खतरा था। घायल होने के बावजूद भी सिद्धार्थ ने न सिर्फ शिखर को दलदल से बचाया था बल्कि उस भूतनी का सामना भी किया था। वो भूतनी तो अभी भी सिद्धार्थ और शिखर के आगे आगे ही चल रही थी। वो कभी दिखाई देती तो कभी गायब हो जाती। यह समझना मुश्किल था कि उसका उस उल्लू से क्या लेना देना था। शिखर तो डर से बेहाल था, लेकिन सिद्धार्थ के हौसले को देखकर उसके अंदर भी जोश आने लगा था। यह पहली बार था कि शिखर उस हवेली में कदम रखने वाला था जिसके आसपास भटकना भी उसके बारे में जानने वाले लोगों के दिल की धड़कन रोक सकता था। सिद्धार्थ ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया।
और वो दौड़कर हवेली के पहले कमरे में दाखिल हुआ और उसने उस उल्लू को वहां छोड़ दिया। जैसे ही उसने उस उल्लू को उस जाल से आज़ाद किया, पंख फड़फड़ाते हुए उस हॉल में लगी एक तस्वीर पर जाकर बैठ गया और थोड़ी ही देर बाद वो आत्मा भी वहीं लगी एक औरत की तस्वीर में जाकर गायब हो गई। इधर सिद्धार्थ ने उस उल्लू को आज़ाद किया और उधर मुखिया जी की बेटी की तबीयत बहुत तेजी से सुधरने लगी। उसके चेहरे की रौनक लौटने लगी, उसका बॉडी टेम्परेचर और बाकी बॉडी फंक्शनिंग भी नॉर्मल होगी। एक बार फिर सिद्धार्थ ने गांव वालों की मदद के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी। इस पहेली को पूरा करने में सिद्धार्थ का अपना कोई ज्यादती फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि हवेली का आगे का दरवाजा नहीं खुला था। इसका मतलब साफ था कि अभी उसे अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाने में और ज्यादा वक्त लगने वाला था। सिद्धार्थ और शिखर रात करीब 1 बजे गेस्ट हाउस पहुंचे। मिस्टर बजाज और गौरी को छोड़कर बाकी सभी लोग सो चुके थे। गौरी ने सिद्धार्थ और शिखर के लिए खाना लगाया और फिर वे लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शिखर अपनी जिंदगी की इस सबसे खौफनाक रात को कभी नहीं भूल पाएगा। शहर में पले बढ़े और भूत प्रेत की बातों को मजाक में उड़ाने वाले के होश उड़ गए थे। वो अभी तक डर के मारे कांप रहा था। रात के बीतने के साथ ही गांव वालों के मन में जो सिद्धार्थ को लेकर थोड़ी बहुत गलतफहमी थी, वो भी दूर हो चुकी थी। जहां मुखिया जी बेटी के पिता होने के बावजूद भी अपनी जान को दांव पर नहीं लगाना चाहते थे, वहीं सिद्धार्थ एक अनजान लड़की के लिए मौत से 2-2 हाथ करने चला गया था। ये सचमुच ये चमत्कार से कम नहीं था। ये वीरानगढ़ में बरसों बाद हुआ था कि किसी बुरी आत्मा के चुंगल में फंसने के बाद किसी की जान बच गई हो। क्योंकि जान मुखिया की बेटी की बची थी, इसलिए गांव में अरसे बाद दावत का इंतजाम किया गया था। सिद्धार्थ और गेस्ट हाउस के सभी लोगों को भी इस दावत में खास तौर पर बुलाया गया था। जब वे लोग सुबह उठे तो चाय नाश्ते के वक्त सानिया गौरी से भी पहले किचन में पहुंच गई थी। हालांकि वहां जाने की उन दोनों को कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दयाल किचन के कामों को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया करता था। लेकिन चाय बनाना तो सानिया का सिद्धार्थ को रिझाने का एक और बहाना था। जब वे सभी लोग वहां इकट्ठा हुए और नाश्ता करने लगे तो सानिया ने कहा, शायद हो सकता है कि आज आप लोगों को चाय का टेस्ट कुछ अजीब लगे, क्योंकि आज चाय मैंने बनाई है। अपनी पलकों को झपकाते हुए उसके ऐसा कहने में भी एक अदा थी। सानिया, चाय तो सचमुच बहुत अच्छी बनी है, सिद्धार्थ ने कहा। बाकी लोगों ने भी सिद्धार्थ के हाँ में हाँ मिला दी। ना जाने कहां से चली आई है और इसने लोगों पर कैसा जादू करना शुरू कर दिया है, गौरी ने अपने मन ही मन सोचा। सब लोगों के चाय नाश्ता कर लेने के बाद आज बूढ़े बाबा सुबह सुबह ही गांव में निकल गए थे। उन्होंने मिस्टर बजाज से कहा था कि शायद अब उन्हें प्रीतम से कोई खतरा नहीं है और वो गांव में अपने घर में ही रहेंगे। दरअसल बूढ़े बाबा इतने दिनों के बाद गांव के बदले हुए माहौल को भी देखना चाहते थे, जहां पर कई सालों बाद कोई भूत के चुंगल से जिंदा बच पाया था। सिद्धार्थ ने सबसे कहा कि उसे उस हवेली वाली लाइब्रेरी में एक बार फिर से जाने की जरूरत है। उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वीरानगढ़ के काले इतिहास के बारे में उस लाइब्रेरी से ही उसे सही सही कुछ पता चल सकता था। उसने बाकी लोगों से कहा था कि वे लोग मुखिया जी के यहाँ दावत में चले जाए और वो लाइब्रेरी से अपना काम पूरा करके वहां चला आएगा। सिद्धार्थ को कांटे की वजह से हल्की खरोंचें आई थी और इसके अलावा वो फिट था। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि उल्लू वाली इस पहेली को सुलझाने के बाद शायद उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। सानिया ने फिर सिद्धार्थ के नजदीक जाने के बारे में सोचा था, लेकिन उसे ऐसा कोई मौका नहीं मिल पाया था। नाश्ता करने के बाद सिद्धार्थ लाइब्रेरी के लिए निकल चुका था। गांव में वो दावत दोपहर 12 बजे के बाद शुरू होने वाली थी। गेस्ट हाउस से जब सभी लोग वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उन लोगों का जोरदार स्वागत किया। वहां के ज्यादातर जवान लड़के सानिया की खूबसूरती देखकर पागल हुए जा रहे थे। सानिया दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसकी अदाएं उतनी ही ज्यादा कातिलाना। बोलते वक्त जिस तरह से जेस्चर वो बनाया करती थी, उससे लोगों के दिल पर छुरियां चल जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी आइकॉनिक काजल लगी आंखें और रेड लिपस्टिक वाले लिप्स उस गोरी लड़की की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। आज एक बार फिर वैसे ही वाइट बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर वो वहां गई थी। लड़के ही नहीं, लड़कियां और औरतें भी उसे ही ज्यादा देख रहे थे। गांव में इस तरह की ड्रेस भला कौन पहनता था?
और वीरानगढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं। जब सिद्धार्थ हवेली पहुंचा तो वहां पहले से खुले हुए दरवाजों से होते हुए उसे लाइब्रेरी तक पहुंचने में किसी भी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। बस आज वहां पहले से कहीं ज्यादा घने मकड़ी के जाले लगे हुए थे। घुटन पहले से कुछ ज्यादा थी। मुश्किल से सांस लेते हुए और खांसते हुए सिद्धार्थ आगे बढ़ा। हवेली का सूनापन और मनहूसियत उस लाइब्रेरी के हर कोने में बसी हुई थी। सिद्धार्थ वहां पर वीरानगढ़ के काले इतिहास को बताने वाली किताब को ढूंढने के लिए आया था। तो क्या आज उसको किताब मिल जाने वाली थी? उसने एक एक करके हिस्ट्री रिलेटेड बुक्स को सर्च करना शुरू किया। एक पर्पल कलर की बुक को टच करते ही वो उसके हाथों में ही चिपक गई। मेरे अपने सुनहरे अक्षरों में उस किताब पर नाम लिखा हुआ था। क्या इस किताब से उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ पता चल सकता था? ये क्या बात थी? वो किताब उसके हाथों से ऐसे चिपक क्यों गई थी? क्या वो किताब चाहती थी कि उसे पढ़ा जाए? इसीलिए सिद्धार्थ ने उस किताब को खोलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो किताब को खोल पाता, वो किताब खुद ब खुद कहीं गायब हो गई। ये क्या हो गया? हैरान होकर सिद्धार्थ फिर से उसी जगह पर गया जहां पर उसे वो किताब दिखाई दी थी, पर अब वो किताब वहां पर नहीं थी। इससे पहले कि वो और ज्यादा देर लाइब्रेरी में सर्चिंग कर पाता, लाइब्रेरी का टेम्परेचर बहुत नीचे गिरने लगा। इस बीच उसे लाइब्रेरी में एक लकड़ी की बनी सीढ़ी भी दिखाई दी, लेकिन यह वक्त वहां ठहरने का नहीं था। वहां अचानक हड्डियों को कपा देने वाली ठंड होने लगी। ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होने लगा। इससे पहले कि दम घुटने की वजह से वो अपनी जान गंवा देता, सिद्धार्थ ने वहां से बाहर जाने को सोचा। वो निराश होकर बाहर निकला और वहां से मुखिया जी के घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसने देखा कि सानिया इधर उधर भटक रही थी। वीरानगढ़ में सानिया की तरह खूबसूरत लड़की का ऐसे अकेले बाहर घूमना बहुत खतरनाक हो सकता था। सिद्धार्थ दौड़कर उसके पास गया। अरे सानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो वहां दावत में होना चाहिए था ना? क्यों, मेरे बिना तुम्हारा वहां पर मन नहीं लग रहा था? सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए पूछा। काश ये सच होता, सानिया ने आहें भरते हुए कहा। वो एक्चुअली मेरे ड्रेस पर कुछ ऑयल लग गया था। मैं जिस चेयर पर बैठी थी, पता नहीं, शायद किसी बच्चे ने उस पर ऑयल गिरा रखा था। देखो ना इधर पीछे की तरफ, ये कैसा धब्बा सा हो गया। उसने सिद्धार्थ का अटेंशन पाने के लिए कहा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों घूम रही हो? तुम्हें तो गेस्ट हाउस जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लेनी चाहिए थी, सिद्धार्थ ने कहा। अरे प्रॉब्लम यही तो है, मैं बहुत देर से गेस्ट हाउस ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे रास्ता ही समझ नहीं आ रहा। पहले गौरी मुझे गेस्ट हाउस तक पहुंचाने वाली थी, पर मैंने कहा कि मैंने गेस्ट हाउस देखा हुआ है, मैं खुद चेंज करके आ जाऊंगी। और वैसे भी गौरी वहां पर गांव वालों से कुछ बातें करने में बिजी थी। अब लगभग 15-20 मिनट से मैं इस गांव की गलियों में घूम रही हूँ। ऑलमोस्ट सभी गांव वाले तो मुखिया जी के घर पर ही हैं, सानिया ने अपने जाने पहचाने अंदाज में कहा। कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मेरे भी कपड़े हवेली की धूल और मकड़ी के जालों में खराब हो गए हैं, मुझे भी चेंज करना है, फिर हम साथ में मुखिया जी के यहाँ चलते हैं, सिद्धार्थ ने गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा। वे दोनों गेस्ट हाउस पहुंच चुके थे। आज उनके अलावा वहां अभी कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ अपने कमरे में जाकर पहले थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर इससे पहले कि वो अपने कपड़े ठीक से चेंज कर पाता, उसे सानिया के कमरे से जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। आखिर सानिया इतनी जोर से क्यों चीखी थी? क्या सिद्धार्थ को अपने कमरे में बुलाने की ये कोई नई चाल थी? क्या सिद्धार्थ भी सानिया पर लट्टू था? आगे वहां क्या होने वाला था, जानने के लिए सुनते रहिए। सिद्धार्थ जिस हालत में था, उसी हालत में भागकर सानिया के कमरे में पहुंच गया था। वीरानगढ़ एक हाउंटेड प्लेस थी और जिस तरह से सानिया चिल्लाई थी, सिद्धार्थ का घबरा कर वहां भागना लाजमी था। इस वक्त जहां सिद्धार्थ आधे अधूरे कपड़े पहने हुए था, वहीं सानिया भी अपनी एक ड्रेस निकालकर दूसरी पहनने ही वाली थी। जैसे ही सिद्धार्थ कमरे में आया, सानिया दौड़कर सिद्धार्थ से लिपट गई। ये क्या हुआ था? सिद्धार्थ के तो खुद के होश उड़ गए थे। अरे अरे क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही, सिद्धार्थ ने पूछा। उधर देखो, वो खिड़की की तरफ देखो। डर से कांपती हुई सानिया ने सिद्धार्थ को खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बताया। वहां पर एक खतरनाक काला बड़ा सांप खिड़की से बाहर निकल रहा था। सिद्धार्थ और उसके साथ बाकी लोग वहां पर बहुत महीनों से रह रहे थे, लेकिन अब तक उन्हें ऐसा कोई भी सांप नहीं दिखाई दिया था। लेकिन जो दिख रहा था
उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता था। वो सांप तो अब जा चुका था, लेकिन सिद्धार्थ के गले में लटकी उस खूबसूरत नागिन के जहर से सिद्धार्थ कैसे बचने वाला था। उसने अब भी सिद्धार्थ को वैसे ही जकड़ कर रखा था। हवेली में जिस तरह की ठंड सिद्धार्थ ने बर्दाश्त की थी, सानिया के उसके सीने से लगते ही वो गर्माहट महसूस करने लगा था। सानिया ने अब सिद्धार्थ को एक्साइटेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो सिद्धार्थ के कानों को चूमने लगी और फिर वो पागलों की तरह उसे चूमने लगी। सिद्धार्थ अब खुद पर काबू खो चुका था। उसने उस क्यूट और बारबी डॉल सी लगने वाली सानिया के होंठों को किस करना शुरू कर दिया। उसे बाहों में भरकर बेड पर ले गया। उसकी जुल्फों को खोलकर उनकी खुशबू को फील करने लगा। उस खुशबू में वो मदहोश हो गया। बिस्तर पर सानिया चादर की तरफ बिछ गई थी और सिद्धार्थ बेकाबू होकर उस पर टूट पड़ा था। सानिया के बदन पर बचे हुए कपड़ों को सिद्धार्थ ने एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। यह सब कुछ क्या हो रहा था? सिद्धार्थ तो गौरी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, तो फिर वो धीरे धीरे सानिया का कैसे होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वो लोग सारी हदें पार करके एक दूसरे में डूब गए थे। सिद्धार्थ को ये तक भी होश नहीं था कि वहां एक लड़की उसके पेरेंट्स और उसे बचाने के लिए हर वक्त अपनी जान पर खेल रही थी। क्या ये सब कुछ सिद्धार्थ की मर्जी से हो रहा था या इसके पीछे भी शैतान की कोई साजिश थी? चाहे जो भी हो रहा हो, लेकिन अभी तो सिद्धार्थ और सानिया एक ही बिस्तर पर लेटे हुए थे। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें देखकर ही तुम्हारी हो गई थी। आज तुमने मेरे तन मन दोनों की प्यास बुझा दी। आई लव यू सिद्धार्थ, आई रियली लव यू, सानिया ने कहराते हुए कहा। ओ नो, नहीं, ये हमने क्या कर दिया? ये जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सिद्धार्थ ने अफसोस जताते हुए कहा। क्यों, तुम्हें मेरे साथ मजा नहीं आया? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? सिद्धार्थ, अब अफसोस करने से क्या होगा? जो होना था वो तो हो चुका। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम ये सब के बारे में सबको बताओ? जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हम दोनों जानते हैं और कोई नहीं। हम दूसरों के सामने ये सब कुछ जाहिर ही नहीं होने देंगे, सानिया ने कहा। उसके ऐसा कहने के बाद दोनों ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाया और तैयार होकर वे लोग वहां दावत में पहुंच गए। सिद्धार्थ को सानिया के साथ वहां आता देख मिस्टर बजाज और गौरी की हैरानी का ठिकाना नहीं था। वही इससे अच्छी बात तो ये थी कि शिखर और लता मल्होत्रा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। सिद्धार्थ को सम्मान देने के लिए सभी लोग खड़े हो गए और उसके आने पर तालियां बजाने लगे। गांव के मुखिया ने सबके सामने सिद्धार्थ के गले में फूलों की माला पहनाई। जिस तरह से हंसते खेलते हुए वे दोनों बातें करते हुए अंदर आ रहे थे, उसे देखकर गौरी की आंखों में सिद्धार्थ के लिए गुस्सा साफ झलक रहा था। जब वे लोग वहां पहुंच गए तो सिद्धार्थ के गले पर लव बाइट्स और नाखून के निशान गौरी से छुपे नहीं रह पाए थे। गौरी ने वहां पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो सिद्धार्थ पर अब और ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती थी। उसने एक और बात पर गौर किया कि पूरे वक्त सिद्धार्थ उसे जैसे इग्नोर कर रहा था। दावत के खत्म होते ही वे सब लोग वापस गेस्ट हाउस पहुंच गए। मिस्टर बजाज सिद्धार्थ से कुछ बातें करना चाहते थे और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि वो उनसे उनके कमरे में आकर मिले, जिस पर सिद्धार्थ ने साफ कह दिया कि वो बहुत थका है और वो अभी उनसे नहीं मिल पाएगा। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि सिद्धार्थ ने बजाज अंकल की बात को सुनने से इनकार किया हो। तो फिर आज क्या हुआ था? मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के इस एटीट्यूड से नाराज थे, लेकिन उन्होंने इस बात का इश्यू नहीं बनाया। उन्हें शक था कि शिखर और उसके साथ आई दोनों औरतें किसी बुरे मकसद से वहां पर आए थे। वे हमेशा से उन पर नजर बनाए हुए थे। बूढ़े बाबा ने भी उन लोगों के बर्ताव को देखकर शक जाहिर किया था। शाम को सिद्धार्थ के लिए जब सानिया उसके कमरे में चाय लेकर गई तो गौरी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि तुम्हें सिद्धार्थ से नजदीकियां नहीं बढ़ानी है, फिर भी तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम कितनी बेशरम हो। अपने बॉयफ्रेंड के होते हुए तुम सिद्धार्थ पर डोरे डाल रही हो, गौरी ने गुस्से से कहा। गौरी की बात को अनसुना करते हुए सानिया सिद्धार्थ के कमरे के अंदर चली गई। सानिया से कुछ कहने के बजाय सिद्धार्थ ने उल्टा गौरी से कहा कि वो बाहर चले जाए। जब गौरी वहां से जाने से इनकार करने लगी तो सिद्धार्थ ने चिढ़ते हुए गुस्से में कहा, गौरी ये क्या बदतमीजी है? मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे कमरे में रहो, अब भी क्या अभी निकल जाओ। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर गौरी रोते हुए अपने कमरे में चली गई। मिस्टर बजाज ने जब सिद्धार्थ की ऊंची आवाज सुनी और गौरी को रोते हुए बाहर निकलते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वे गौरी पर इस चीज को जाहिर नहीं होना देना चाहते थे कि
वे सिद्धार्थ और उसके बीच हुई कहासुनी को समझ चुके थे। उन्होंने काफी दुनिया देखी थी और वो जानते थे कि सिद्धार्थ गौरी से सच्चा प्यार करता था। सिद्धार्थ, जो कि कभी नॉनवेज नहीं खाता था, उसने न जाने कब सानिया से उसके लिए नॉनवेज बनाने को कह दिया था। टेबल पर जब नॉनवेज दिखाई दिया तो मिस्टर बजाज ने हैरान होकर सिद्धार्थ से कहा कि तुम ये सब कुछ क्या खाने लगे? तुम तो ये सारी चीजें कभी नहीं खाते थे। मुझे आपका इतना ज्यादा रोकना टोकना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अंकल। आप इतना ज्यादा इंटरफेयर कब से करने लगे? सिद्धार्थ ने कहा। यह सब तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब रात का अंधेरा गहराया तो सिद्धार्थ और भी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करने लगा। वो चीजों को उठा उठाकर पटकने लगा, अपने खुद के बाल नोचने लगा। उसे समझाने की कोशिश करने पर अपना सिर दीवार पर पटकने लगा, यहां तक कि उसने मिस्टर बजाज का गला दबाकर उन्हें मारने की भी कोशिश की। लेकिन सब लोग उस वक्त हैरान हो गए जब एक बार फिर उसने सानिया की बात मान ली और चुपचाप सोने चला गया। इधर सानिया सिद्धार्थ को सोने का कहकर अपने कमरे में जाने ही वाली थी कि ठीक उसी के पहले मिस्टर बजाज ने कुछ ऐसा किया जिससे शिखर और सानिया चिढ़ने लगे। अंकल, आप ये सब क्या कर रहे हो? क्या आप लोगों के जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये गवार की तरह हरकतें करना सूट करता है? शिखर ने चिढ़ते हुए कहा। दरअसल मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ के दरवाजे की चौखट पर एक झाड़ू लगाकर रख दी थी और वहां पर सरसों के दानों का बंधन बांध दिया था। गौरी अपने कमरे में सोने चली गई थी और उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। वहीं मिस्टर बजाज भी अपने कमरे में तो चले गए थे, लेकिन उन्हें अभी भी नींद नहीं आई थी। थोड़ी देर बाद शिखर न जाने कब गौरी के कमरे में आ गया। गौरी के रूम में ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरह से रखा हुआ था कि बेड के पास आने वाले शख्स उसके मिरर में साफ साफ देखा जा सकता था। लेकिन शिखर वहां पर क्यों आया था? रात के वक्त एक लड़की के कमरे में इस तरह से आना, इससे एक बात तो साफ थी कि उसका इरादा ठीक नहीं था। और तभी गौरी ने आईने में कुछ ऐसा देखा कि वो घबराकर चीखने चिल्लाने लगी और उसने भागकर दरवाजा खोल दिया। गौरी की आवाज सुनते ही मिस्टर बजाज वहां पर दौड़कर आ गए। जब उन्होंने गौरी को पसीने से लथपथ देखा तो उन्होंने गौरी से इतनी जोर से चीखने की वजह पूछी। घबराई हुई गौरी ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रही थी। मिस्टर बजाज ने पहले गौरी को पानी पिलाया और फिर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया। गौरी ने उन्हें बताया कि उसने आईने में देखा कि शिखर उसके कमरे में आ गया था और उसने देखा कि शिखर इंसान नहीं था बल्कि कोई पिशाच था, जिसके बड़े नुकीले दांत थे और मुंह से खून टपक रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। मिस्टर बजाज इस सब को पहले ही समझ चुके थे। दरअसल बूढ़े बाबा ने उन्हें इस बात पर गौर करने को कहा था। एक दिन उन्होंने शिखर की मां की तरह दिखने वाली एक औरत को आधी रात के वक्त गेस्ट हाउस में लगे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ देखा था। वह किसी चमगादड़ की तरह पहले वहां लटकी थी और फिर थोड़ी देर बाद उस पेड़ के आसपास घूमने लगी थी। उस वक्त से मिस्टर बजाज उन सब पर नजर बनाए हुए थे। बूढ़े बाबा ने मिस्टर बजाज को यह भी बताया था कि जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाए तो उन्हें क्या करना होगा। सिद्धार्थ के कमरे की चौखट पर झाड़ू रखना उसमें से एक उपाय था, क्योंकि मिस्टर बजाज के साथ ये सब कुछ बीत रहा था, इसीलिए वो इन सारे टोटकों का भी असर समझने लगे थे। उन्हें अब कपूर और हिंग जलाकर उसे गेस्ट हाउस के कमरों में घुमाना और उन तीनों पिशाचों के दिखाई देते ही उन पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर देना था। तो क्या मिस्टर बजाज ये सब कुछ अकेले कर पाएंगे? क्या वो गौरी को बताएंगे कि जो कुछ उसने देखा था वो सच था? क्या सिद्धार्थ के बर्ताव के पीछे भी शैतानी साजिश थी? तो क्या वहां सब कुछ फिर से एक बार ठीक होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए। ये किसने सोचा था कि जिस गेस्ट हाउस में रहने वाले लोगों की वजह से गांव में एक दिन की खुशी आई थी, वही गेस्ट हाउस रात होते होते शैतानों के चुंगल में होगा। मिस्टर बजाज इस बात को जानते थे कि जब उन पिशाचों को एक बार इस बात का एहसास हो गया था कि वे उनकी सच्चाई जान चुके थे, तो उनके साथ बिना कोई उपाय किए रात भर रहने का मतलब था मौत। वे मजबूर थे। बूढ़े बाबा ने जिस अभिमंत्रित जल का जिक्र किया था वो उन्होंने अभी तक मिस्टर बजाज और गौरी को नहीं दिया था। हालांकि अभिमंत्रित जल सिद्धार्थ के पास जरूर था, लेकिन सिद्धार्थ तो खुद उन पिशाचों के इशारों पर चलने लगा था। तो अब क्या होने वाला था? चाहे जैसा भी हो, सुबह बूढ़े बाबा के वापस लौट के आने तक उन्हें सिद्धार्थ के साथ खुद को भी बचाना था।
सबसे पहले तो उन्होंने गौरी, दयाल और अपने कमरे के सामने और अंदर से चारों तरफ सरसों के दाने बिखेर दिए। सुबह सुबह जब बूढ़े बाबा वो अभिमंत्रित जल लेकर वहां पहुंच गए, उसके बाद बिना देर किए मिस्टर बजाज ने कपूर और हींग को साथ में जलाना शुरू कर दिया। गेस्ट हाउस के चारों कोनों में उसे घुमाते हुए वे शिखर वाले कमरे में पहुंच गए। बंद करो, बुझा दो उसे। बुड्ढे, तुम्हें अपने जान की परवाह नहीं है क्या? हमें तो सिर्फ सिद्धार्थ और गौरी का ही खून पीने का हुक्म मिला था। तुम जबरन अपनी जान क्यों गंवा रहे हो? भाग जाओ यहां से और इसे बुझा दो। चले जाओ, जाओ यहां से। गुस्से से गुर्राते हुए शिखर कहने लगा। ये कहते कहते थोड़ी ही देर में वे तीनों पिशाच अपने असली रूप में आने लगे। उनके चेहरे सफेद होने लगे और आंखें बिल्कुल अंगारों की तरह लाल। उनके नाखून बढ़ने लगे और उनकी नुकीले दांत बाहर निकल आए। वे मिस्टर बजाज को देखकर लार टपकाने लगे। मिस्टर बजाज ने भी बिल्कुल देर नहीं की और उसी कपूर वाली थाली में रखे सरसों के दानों का उनके ऊपर छिड़काव कर दिया। वे तीनों बहुत जोर जोर से चीखने लगे। उनकी चीखें सचमुच दिल दहला देने वाली थी। उस पुराने गेस्ट हाउस की खिड़कियों में जहां भी शीशे लगे थे, उनके टूटने की आवाज सुनाई दी। अब वक्त आ गया था उन पिशाचों पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव कर दिया जाए, जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाए। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर बजाज अभिमंत्रित जल को छिड़क पाते, हाथ कांपने की वजह से वो जल का कलश उनके हाथों से गिर गया। तो मिस्टर बजाज का क्या होने वाला था? उन दोनों में से लता मल्होत्रा बनी। उस पिशाचनी ने मिस्टर बजाज को जोर से जकड़ लिया। उसके नुकीले नाखून मिस्टर बजाज की गर्दन में चुभने लगे और वे गौरी गौरी करके मदद के लिए गौरी को पुकारने लगे। गौरी इस दौरान बगल के ही कमरे में सिद्धार्थ की हरकतों पर नजर रख रही थी। वो देख रही थी कि सिद्धार्थ किस तरह से तड़प रहा था। उस पर भी उस पिशाचनी ने अपने दांत गड़ाकर जादू कर दिया था। तो जब उन्हें तकलीफ हो रही थी तो सिद्धार्थ भी तड़प रहा था। इससे पहले कि वो पिशाचनी मिस्टर बजाज को अपना शिकार बना पाती, गौरी ने अभिमंत्रित जल जो उसने अपने पास रखा हुआ था वो उन पिशाचों के ऊपर छिड़क दिया और देखते ही देखते वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो गए। तो क्या उनके गायब होने से सिद्धार्थ की हालत और बर्ताव में बदलाव आने वाला था? गौरी ने यही सवाल बूढ़े बाबा से भी किया। बाबा ने कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ को पहले से इस बात को लेकर चौकन्ना रहने को कहा था, क्योंकि उन्हें वो अजनबी कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे। जिस तरह से सिद्धार्थ ने इतने दिनों से भूत, प्रेत, पिशाचों और चुड़ैलों का सामना किया था, इससे इस बात को मान लेना बहुत मुश्किल था कि उसे सानिया की असलियत का पता न चला हो। तो फिर हैरानी इस बात की थी कि सब कुछ जानते हुए भी आखिर उसने सानिया से इस तरह से ऐसा रिश्ता क्यों बनाया था? क्या सिद्धार्थ को गौरी से वैसा प्यार नहीं मिल पा रहा था जिसकी उसे जरूरत थी, या सचमुच शैतान की साजिश का कोई हिस्सा था? उन पिशाचों से तो गेस्ट हाउस आजाद हो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो पागलों की तरह हरकतें करने लगा था। उसका चेहरा पीला होने लगा था और हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे, जिसे देखकर बूढ़े बाबा ने कहा कि अगर सिद्धार्थ ने उस पिशाचनी के साथ वो संबंध नहीं बनाया होता तो शायद अभी वो इस हालत में ना होता। सिद्धार्थ की ऐसी हालत के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो गांव के लोगों की खुशी को गम में बदलते देर नहीं लगी। मुखिया जी की बेटी को बचाकर सिद्धार्थ ने उन्हें एक बहुत बड़ी खुशी दी थी। जब से सिद्धार्थ उस गांव में आया था, वीरानगढ़ के लोगों में कहीं न कहीं एक नई उम्मीद जाग गई थी। तो क्या सिद्धार्थ की गिरती हालत के साथ ही वीरानगढ़ का भविष्य भी और ज्यादा बर्बाद होने वाला था? बाबा, अब हम क्या करेंगे? हम सिद्धार्थ को इस तरह से मौत के मुंह में जाते हुए तो नहीं देख सकते ना? गौरी ने बूढ़े बाबा से कहा। हाँ गौरी, तुम्हारा परेशान होना लाजमी है। सचमुच सिद्धार्थ की जान खतरे में है। उसकी जान बचाने के लिए क्या किया जाए, इसे सोचने के लिए मुझे कुछ वक्त की जरूरत होगी। उस पिशाचनी ने सिद्धार्थ का खून बहुत हद तक चूस लिया है और बदले में अपना जादू उसके शरीर में छोड़ दिया है। हमें उसे बचाने के लिए आने वाली पूर्णमासी को वीरानगढ़ के पहाड़ी वाले जंगल से एक खास किस्म का दुर्लभ नागफनी का फूल लाना होगा और पूर्णिमासी की रात पूरी होने से पहले उस फूल का रस किसी भी तरह से सिद्धार्थ को पिलाना होगा। इस दौरान हमारी खुद की भी जान जा सकती है। पूर्णिमासी के चांद की रोशनी में वो फूल खुद ब खुद चमकने लगता है और उसकी खुशबू आसपास फैलने लगती है।
बूढ़े बाबा ने कहा, वीरानगढ़ में परेशानियां ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था, और शायद इसीलिए सिद्धार्थ और वीरानगढ़ की तकदीर एक दूसरे से मिल गई थी। पिछले काफी दिनों से सिद्धार्थ को उसके पेरेंट्स के बारे में कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं मिली थी, और उसके बाद अब वो खुद अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। जहां गौरी की जिंदगी से अभी तक भूतों का साया पूरी तरह से गया नहीं था, वहीं अब सिद्धार्थ भूतों के रहमो करम पर जिंदा था। अभी तक तो सिद्धार्थ होश में भी नहीं था, लेकिन उसके गले पर जो वो जख्म था उसमें काला खून रिसने लगा था। बूढ़े बाबा जानते थे कि अगर उन्होंने अभी भी कुछ नहीं किया तो सिद्धार्थ को 2 दिन बाद आने वाली पूर्णिमासी तक बचा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो क्या किया जा सकता था? उन्होंने अपनी सीखी विद्या का इस्तेमाल किया और एक नींबू पर थोड़ा सिंदूर लगाकर मन ही मन कुछ मंत्र पढ़े। फिर सिद्धार्थ के ऊपर से 7 बार नींबू को घुमाने के बाद गले पर जहां दांतों के निशान थे उस पर उस नींबू को खड़ा सिर से काटकर सिद्धार्थ के उस जख्म पर रख दिया। आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद वो नींबू काला पड़ गया। सिद्धार्थ के खून से उस पिशाचनी का काला जादू कुछ हद तक तो उस नींबू ने चूस लिया था, लेकिन सिद्धार्थ की जान बचाने के लिए ये काफी नहीं था। जैसे तैसे दिन तो गुजर गया, लेकिन रात होते ही सिद्धार्थ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। उसके शरीर की नसें काली पड़ने लगी। वो बेहोशी की हालत में न जाने कौन सी भाषा में बड़बड़ाने लगा। गौरी एक पल के लिए भी सिद्धार्थ से दूर नहीं जा रही थी। वो सिद्धार्थ के बेहोशी से जागने का इंतजार कर रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी उसे अपने खाने पीने का होश तक नहीं था। मिस्टर बजाज जानते थे कि गौरी का सिद्धार्थ के लिए प्यार सिर्फ उसका दिखावा नहीं था, इसीलिए वे भी गौरी को टोक नहीं रहे थे। अगले दिन सिद्धार्थ को जैसे तैसे थोड़ा बहुत होश आया, लेकिन उसकी हालत पहले से ज्यादा खराब थी। उसे हद से ज्यादा कमजोरी थी। उसका चलना फिरना भी बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद दोबारा बेहोश हो जा रहा था। एक और दिन बीत चुका था। आज की रात पूर्णिमासी की रात थी। मिस्टर बजाज को सिद्धार्थ के पास छोड़कर गौरी और बूढ़े बाबा उस पहाड़ी वाले जंगल के लिए निकलने वाले थे। उस जगह पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 4-5 घंटे लगने वाले थे, और उन्हें वो फूल तो रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में ही मिलने वाला था। जंगल पहाड़ का रास्ता आसान नहीं होने वाला था, ऊपर से भूतों का सामना। गौरी इस तरह से जंगल में कभी नहीं गई थी, और बूढ़े बाबा भी नहीं जानते थे कि जंगल में किन किन जानवरों से उनका सामना होगा। उन्होंने सिद्धार्थ का टूल बैग, टॉर्च, मशाल और उसके साथ ही बूढ़े बाबा ने अपनी जरूरत की चीजें भी साथ में रख ली। खाना खाने के बाद दिन में ही करीब 11 बजे वे लोग उस पहाड़ी के लिए निकल गए। चट्टानों, झाड़ियों और रेतीली रास्तों पर चलते हुए वे लोग पहाड़ तक पहुंच चुके थे। उन्होंने जितना सोचा था उससे उन्हें काफी ज्यादा वक्त लग गया था। बूढ़े बाबा के कदमों के हिसाब से गौरी को भी चलना था, और वैसे भी गौरी एक शहर में पली बड़ी नाजुक लड़की थी। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ने लगे। लगभग शाम के 5 बजने को थे। उन लोगों ने पहाड़ की एक चट्टान पर बैठकर गौरी के बनाए हुए 2 पराठे खाए और थर्मस फ्लास्क में रखी हुई चाय पीने के बाद दोबारा से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक एक सीधी चट्टान पर बूढ़े बाबा का बैलेंस बिगड़ गया और वे पत्थर पर गिर गए। गौरी भी उन्हें संभाल नहीं पाई। उनकी कोहनी और घुटनों पर चोट लग गई। थोड़ी देर के लिए उन्हें वहीं बैठना पड़ा और गौरी ने उनके घुटनों पर एक रुमाल कसकर बांध दिया। अब तक वे लोग छोटी मोटी झाड़ियों के इलाके में ही वहां पहुंचे थे। पहाड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद धीरे धीरे उन्होंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया, और अब वे लोग घने जंगलों में पहुंच चुके थे। अचानक सूखे पत्तों पर उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। पत्तों की सरसराहट से ऐसा लग रहा था जैसे दबे पांव से कोई शिकारी जानवर उनकी तरफ बढ़ रहा था। बूढ़े बाबा ने अपने हाथों में कुल्हाड़ी ले ली और गौरी ने भी बैग से खंजर बाहर निकाला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आवाज आनी बंद हो गई। तो क्या चांद निकलने से पहले वो लोग ऐसे किसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां उन्हें वो फूल मिल सके? क्या उनका आगे का रास्ता इतना आसान होने वाला था? क्या शैतानी ताकत उनके लिए कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करेगा? गेस्ट हाउस में क्या मिस्टर बजाज सिद्धार्थ को संभाल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए।